बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, एक अच्छी खूबसूरत और पॉजिटिव सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। हमेशा हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ जिस तरह से होगा ना, यकीन जाने पूरा दिन आपके उसी आगाज़ पे जो है ना वो डिपेंड कर रहा था। अगर आपने जो आगाज़ है आपने वो खूबसूरत किया है, पॉजिटिव किया है, तो डेफिनेटली आपकी बाकी रूटीन जो है वो अच्छी गुजरेगी। तो दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से होना चाहिए। उस पाकज़ात का नाम लें, उसका शुक्र अदा करें, आप नमाज़ पढ़ें, तलावत कुरान पाक से दिन का आगाज़ करें। फैमिली को भी थोड़ा सा वक्त ज़रूर दिया करें, क्योंकि इतनी जो एफ़र्ट आप कर रहे होते हैं, इतने जो तगदो चल रही होती है ज़िंदगी में, इतने मसाइल का आप सामना कर रहे हैं, वो इस फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, इनको खुशी देने के लिए आप कर रहे होते हैं। तो इनके साथ भी थोड़ा सा वक्त ज़रूर गुजारा करें, ताकि बाकी का जो तमाम टाइम है, जो पूरा दिन है, वो अच्छा उनका गुजरे। आप भी अपने ऑफिस में इत्मीनान से काम कर सकें, ना कि बार बार उनकी कॉल आ रही हो कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ पे हैं, आपने खाना खाया है या नहीं खाया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि सुबह थोड़ा सा वक्त दे कर निकला करें। इसी प्यारी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज के ओवरऑल हमारे जो मौज़ूआत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे आपको पता है कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड भी प्रोग्राम होता है। हर ट्यूसडे हम आपकी सेहत के हवाले से भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन इससे हट के भी हमारे कुछ मौज़ूआत हैं जो कि हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। मौज़ूआत बताने से पहले अपनी आज की जो स्टोरीज़ हैं, पहले उन पे हम नज़र दौड़ाते हैं, देखते हैं कि आज की जो स्टोरीज़ हैं वो क्या हैं और कितनी ही ज़्यादा हमें हैरान कर देने वाली है। तो पहली नाज़रीन जो स्टोरी है वो अमेरिका के एक शख्स की है, जिसमें उस एक शख्स ने, यानी कि उसकी बीवी की जो सालगिरह है उसके मौके पे उसकी किस्मत उस पर मेहरबान हो गई। अब ये कैसे मेहरबान हुई है कि ये अमरीकी रियासत जॉर्जिया से ताल्लुक़ रखने वाला ये एक शख्स है नाज़रीन, और उसकी अहलिया के सालगिरह के मौके पर क्या हुआ कि $10,000 की लॉटरी उसने जीत ली। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये किस्मत वाकई ही उसकी बीवी की सालगिरह के मौके पर उस पर मेहरबान हुई। और जब छुट्टी पे था, जब उसकी बीवी की ये सालगिरह थी, इस मौके पे वो छुट्टी पे था, तो वो एक दुकान पे गया। वहाँ पे ये यानी कि सिलसिला ये टिकट्स का, लॉटरी का चल रहा था, तो उसने वो टिकट ख़रीद ली। लेकिन जैसे ही उसने टिकट पर इनाम देखा तो उसने फ़ौरन से अपनी अहलिया को फ़ोन किया और कहा कि उन्होंने $10,000 का इनाम जो है वो देखा है या जीत लिया है। लेकिन उसकी जो अहलिया है वो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही थी। तो उसको यकीन दिलाने के लिए वो बंदा जो है जाता है बैंक, यानी कि जो भी लॉटरी का ऑफिस है वहाँ जाकर उसने जो इनाम का चेक है उसकी तस्वीर अपनी बेगम को भेजी। तब जाके उसकी बीवी जो है उस पर यकीन करती है। तो इस शख्स का कहना है कि वो इस इनामी रकम का, यानी कि हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, हमने उनको पूरा करना है, लेकिन इस शख्स का कहना है कि वो इस रकम को, यानी कि जो इनामी रकम है, इसका वो दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे। अब वो दुरुस्त इस्तेमाल डेफिनेटली वो पॉजिटिव इस्तेमाल हो सकता है। तो नाज़रीन, ये जो किस्मत है ये कभी कभी मेहरबान होती है, और ख़ासकर बीवी की सालगिरह के मौके पर मेहरबान होगी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह दुआ है कि हर इंसान की बीवी की सालगिरह के मौके पर उसकी किस्मत उस पर मेहरबान होती चली जाए। आगे बढ़ते हैं। जो अगली हमारी स्टोरी है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है नाज़रीन कि दुनिया की जो सबसे बड़ी चांदी की ईंट है उसकी नकाब कुशाई कर दी गई है। आप जी हाँ बिल्कुल, आप वाकई हैरान हो रहे होंगे, और ये दुबई का सिलसिला है, और ये वाकई ही इस बात ने हैरान कर दिया। ये चांदी की ईंट है नाज़रीन, और इसके वज़न की अगर हम बात करें 1971 किलोग्राम है। और यही वज़न मुतअद्दिद जो अरब अमारात के क़याम के साल, यानी कि 1971 की जो एक अलामती नुमाइंदगी है, यानी कि वो करता है। और इस ईंट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। बिल्कुल नाज़रीन, अरब की जो मीडिया है उसके मुताबिक इस तारीखी लम्हे का जो इनकाद है वो 24 नवंबर को दुबई के एक कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया था, जहां दुनिया भर से कीमती धातों के जो माहिरीन हैं और सरमायाकार हैं उन्होंने इसमें शिरकत की थी। और जब ये कॉन्फ्रेंस चली और इसका जो 13वीं इसकी एडिशन है उसका अहम संगे मील भी अबूर किया गया। नाज़रीन, ये वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि एक ऐसी ईंट जिसका इतना वज़न है उसको आप लोगों के सामने रखा गया, नहीं कि उसकी नकाब कुशाई जो है वो की गई। और भी मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी का आपको पता है हम आपके सामने रखते रहते हैं। आज का टॉपिक जो है अब हम उसकी तरफ आते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा सच सवेरा में बहुत ही
इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं, हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं, ना सिर्फ दुनियावी बल्कि आखिरत में भी हमारे बहुत सारे हमारी आखिरत को संवारने में भी हमारी हेल्प करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नाज़रीन बहुत ही अहम है और मैं कहूँ तो आप एक लम्हा फ़िक्र भी है, आप उस पर अगर गौर व फिक्र करें तो आपकी अक्ल जो है वो दंग रह जाएगी। हम बात करने वाले हैं साइंस और जो इस्लाम का ताल्लुक़ है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं नाज़रीन, इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम जो है ये सिर्फ रूहानियत यानी कि रूहानियत का ये मज़हब नहीं, बल्कि आप देखें इसमें इल्म है, इसमें तहकीक है, इसमें मुशाहिदे का एक वाज़ेह पैगाम हमें मिलता है। क्या हम इस पैगाम को समझते हैं? राइट, तो आपके पास बिल्कुल जवाब होगा। कुरान पाक की अगर हम बात करें तो उसमें बार बार इंसान को कायनात की निशानियों पर गौर करने, सवाल उठाने और सच्चाई की जो तलाश है उसकी दावत वो देता है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम जदीद दौर की बात करते हैं तो इसमें साइंस के कई हक़ाइक़ और देखें तो कई इस्लामी तालीमात से मिलते जुलते भी हमें नज़र आते हैं। तो इस पे आज हम जानने की कोशिश करेंगे और नाज़रीन ये जो मुसलमान साइंसदानों की यानी कि दुनिया की तरक्की में किस तरह से अगर हम देखें तो ये एक बुनियादी किरदार अदा कर रहा है, इस पे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये इसमें इल्म की बात करें, इसमें हिकमत की बात करें और जो दुनिया की एक नई दरियाफ्त हमारे सामने आ रही है उस पर बात करेंगे। आज हम ये तमाम तर चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। उस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी। तसव्वुर हुसैन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया तसव्वुर साहब आपके वक्त का। तसव्वुर साहब बताइएगा किस तरह से अगर मैं मौजूदा दौर की बात करूँ तो एक नई इनोवेशन जिद्दत हर एक मोड़ पे हर लम्हे में हमें देखने को मिल रही है। इस्लाम और साइंस को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस्लाम को और साइंस को जिस वक्त आपने देखना है तो उसके दो प्रोस्पेक्टिव हैं। एक तो आज के दौर के अंदर आप देखेंगे जो जिद्दत है और जो आसानियां हैं वो अगर हम देखते हैं तो वो हमें साइंस के ज़रिए मिलती हैं और आसानियां मिलती हैं और आसानियों में खुशी मिलती है। जिस तरह की मुख्तलिफ़ तरह की लग्जरीज मौजूद हैं, मगर ये जो खुशी है, खुशी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े चंद लम्हों के लिए होगा और हकीकी सुकून अगर आप देखेंगे तो वो आपको इस्लाम के अंदर और कुरान के अंदर मिलेगा। जनरल जो आम रूटीन में चल रहा है इस्लाम के ऊपर और साइंस के ऊपर, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह के कॉन्सेप्ट रखते हैं और उसमें वो ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो साइंस से तजाद करता है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। इसकी अगर बैकग्राउंड में जाएंगे, इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो हुआ कुछ यूँ था कि 15वीं सदी के अंदर मुख्तलिफ साइंटिस्ट को यूरोप के अंदर मुख्तलिफ साइंटिस्ट को ज़िंदा जलाया गया, उनको कत्ल किया गया और वो जो साइंटिस्ट थे उनको कत्ल करने वाले जो लोग थे वो चर्च को हेड कर रहे थे और चर्च को लेके चल रहे थे। सही। और उनका कंसेप्ट ये था उस टाइम के अंदर कि ज़मीन जो है, जो उनकी बाइबल है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ज़मीन जो है वो मरकज़ है कायनात का और उसको हवाला वो बाइबल का दे के वो ये कहते थे कि सूरज अपनी जगह पे बाज़ टाइम में रुक जाता है, जबकि गैलवे जो है वो ये कहता था कि सूरज जो है वो रुकता नहीं है, सूरज भी अपनी सर्कल में चल रहा है और चांद सितारे ये तमाम के तमाम जो हैं वो अपने सर्कल के अंदर वो वर्किंग कर रहे हैं और ज़मीन जो है वो भी एक सयारा है और वो भी एक गर्दिश के अंदर जा रही है। जबकि जो उस टाइम के चर्च थे वो ये करते थे कि वो उस चीज़ को मज़हब के ख़िलाफ़ समझ के और उन्होंने उनके ऊपर फतवे लगाए और उनको जो है वो सज़ाएं दी। उधर से ये कॉन्सेप्ट बना कि इस्लाम ये जो मज़हब है वो साइंस के, मॉडर्न साइंस के ख़िलाफ़ है। उधर से एक कॉन्सेप्ट बन के वो ग्रेजुअली चलता आया और उसके ख़िलाफ़ लोग जो है वो जितने भी साइंटिस्ट थे वो ग्रेजुअली ख़िलाफ़ होते गए और एक वक्त ऐसा आया कि 90 और 80 के अंदर कि बिल्कुल जो साइंस थी उसको मज़हब के बिल्कुल ख़िलाफ़ कर दिया गया और उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से वर्किंग हुई और इस्लाम को भी इसके साथ नथी कर दिया गया, जोड़ दिया गया कि इस्लाम जो है वो भी साइंस के ख़िलाफ़ है। दूसरी तरफ ये हुआ कि इस्लाम जो है उसके जो मानने वाले जो
हमारे जो स्कॉलर थे अर्ली एज के अंदर, जो साइंटिस्ट थे, ओके वो उस वक्त वो पढ़ते थे, वो सिर्फ ये नहीं पढ़ते थे कि उन्होंने कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़, तकाबुल अदयान, वो सिर्फ ये नहीं पढ़ते थे, उसके साथ साथ वो मॉडर्न साइंस को उस वक्त जो उस टाइम की मौजूद थी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तहकीक कर रहे थे, और उसमें से नई चीज़ें लेके आ रहे थे और नए से नए उलूम को वो दुनिया के सामने लेके आ रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा मुतसफ़िर साहब, ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद मज़ीद इस पे बात करते हैं कि कुरान में कौन सी ऐसी आयत है जिस पे इंसान को गौर व फ़िक्र बार बार करने की जो है वो हदायत दी जाती है, दावत दी जाती है। तो मज़ीद आगे चल के इस टॉपिक पे बात करते हैं, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करें बहुत ही ज़्यादा अहम है और वसी तरीन टॉपिक है। हम कोशिश करें कि कम वक्त में उस पर जो अहम टॉपिक्स या अहम पॉइंट्स या अहम वैलिड जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने रख सके। इस्लाम की बात की जा रही है और साथ जो है वो साइंस का ताल्लुक इन दोनों का, यानी कि जो ताल्लुक है उसको हम डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद तसव्वुर हुसैन साहब हमारे साथ। तसव्वुर साहब बताइएगा कि कुरान की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वो कौन सी ऐसी आयत हैं जो इंसान को मुशाहिदा और जो गौर व फ़िक्र है उसकी दावत देती हैं? कुरान मजीद में तकरीबन 18 जगह जो है अफ़ला यतफ़क्करून, अफ़ला यतदब्बरून, और इस तरह से अल्लाह की ज़ात ने इंसान को ख़ास तौर पे मुखातिब किया कि आप गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते, आप तदब्बुर क्यों नहीं करते, आप तफक्कुर क्यों नहीं करते। और ये जो लगातार अल्लाह की ज़ात ने मुख्तलिफ़ आयात के अंदर बताया है, उसके पीछे जो इसकी गहराई है अगर हम समझते हैं और अगर हम गौर करते हैं तो जितनी कौमों ने तरक्की की, जो दुनिया के अंदर अब रूल कर रही हैं, वो तमाम वो कौमें हैं जिन्होंने क्या किया कि गौर व फ़िक्र की कायनात के ऊपर, मुशाहिदा किया, डिफरेंट उलूम को लेके आए और उसके ऊपर वर्किंग करके वो आज दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। और जिन्होंने छोड़ दिया, यानी हमें अल्लाह की ज़ात ने हुक्म फरमाया कि आपने कायनात के ऊपर गौर व फ़िक्र करना है, इसमें से नई चीज़ें निकालनी हैं, सीखनी हैं, हमने छोड़ दिया और हम पीछे रह गए। और जिन्होंने उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से वर्किंग की वो आगे निकल गए। और दुनिया के अंदर आप ये देखें कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो जब तक क्यूरियोसिटी नहीं होगी, जब तक तहकीक नहीं होगी, जब तक रिसर्च नहीं होगी, वो नहीं आ सकती। और इकानमी भी अगर ऊपर जाती है तो आपके पास नई से नई इनोवेशन होगी, और उसके लिए भी ये है कि आपकी फ़िक्र, आपका तदब्बर, आपकी रिसर्च होगी तो तब आप नई से नई चीज़ें ला सकते हैं। अल्लाह की ज़ात ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि आपने गौर व फ़िक्र करनी है और सिर्फ इबादत की तरफ तवज्जो रखनी है, बल्कि अल्लाह की ज़ात ने ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर आपने गौर व फ़िक्र करके अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। उसकी तरफ अल्लाह की ज़ात ने आपको आपकी तवज्जो मबजूल कराने का एक किस्म का हुक्म दिया है कि हमने ये करना है। ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर हमने गौर व फ़िक्र करना है। ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर आप जब गौर व फ़िक्र करते हैं, तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं तो आप ऊपर जाते हैं। और अगर आप नहीं करते और जस्ट जो चीज़ आपको मिली हुई है उसी को लेके आप उसी के ऊपर अपने जहन को बाउंड कर देते हैं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। जिस तरह आजकल की दौर के अंदर ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं और मॉडर्न कौमें हैं वो रिसर्च करके ऊपर जा चुकी हैं। अच्छा, एक और चीज़ हम देखते हैं कि साइंसदानों का जो हमारे इब्तदाई दौर के जो मुफक्करीन थे, जो साइंसदान थे, उन्होंने इल्म के दरवाजे खोले, लेकिन आज के जो साइंसदान हैं उनके अगर हम कमालात की बात करते हैं तो नाउज़ बिल्ला, क्या कहीं वो खुदा के साथ मुकाबले में तो नहीं आ रहे? क्योंकि हम देखते हैं वेस्ट की बात करें तो ऐसी ऐसी रिसर्च सामने आ रही होती हैं कि इंसानी अक्ल जो है वो दंग रह जाती है। दरअसल उसमें जो मैं पहले बात कर रहा था कि जो गैप आया और जो एक नफ़रत की, गुस्से की और दुश्मनी की फ़िज़ा यूरोप के अंदर पैदा हुई, वो 1500 से आगे जाके प्रॉपर तरीके से 1700, 1800, 1900 के अंदर वो ज़्यादा होती चली गई। पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे जो क्रिश्चियन थे या इस तरह से साइंटिस्ट जो थे वो थे। तो फिर ग्रेजुअली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस कोई भी मज़हब था उसको छोड़ दिया। उन्होंने जब ये देखा कि बाइबल के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी आई हैं जो साइंस से रिलेट नहीं करती बल्कि साइंस से अपोजिट हैं, तो उन्होंने प्रॉपर जो है इसके ऊपर देख के और फिर उनके साथ जो रवैया रखा गया यूरोप के अंदर, क्योंकि जो पीछे आप देखेंगे तो चर्च हेड करते थे और वही सज़ाएं देते थे और सारा सिलसिला इसी तरीके से था। उसकी वजह से नफ़रत पैदा हुई और वो नफ़रत जो है वो यहाँ तक बढ़ी कि उन्होंने
کوئی بھی مذہب اپنانے کو انہوں نے ترجیح نہیں دی اور اس کو چھوڑ دیا. جب وہ چھوڑ دیا انہوں نے تو پھر گریجولی وہ کیا ہوا کہ وہ اس چیز سے ہی عاری ہو گئے کہ انہوں نے کسی بھی مذہب کو ماننا ہے, کسی بھی خدا کو ماننا ہے. وہ نہ کرسچینٹی کے خدا کو مانتے ہیں اور نہ مسلمانوں کا. بیسیکلی تو ہم سب کا خدا ایک ہی ہے, اللہ کی ذات ایک ہی ہے, مگر وہ کسی بھی مذہب کو, کسی بھی دین کو, کسی بھی ریلیجن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. حالانکہ اللہ کی ذات نے قرآن مجید کے اندر جا بجا اور مختلف جگہ پہ تقریباً 150 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جو اللہ کی ذات نے 1400 سال پہلے کائنات کے بارے میں, کائنات کی وسعت کے بارے میں, کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں, حشرات کے بارے میں, جانوروں کے بارے میں بتا دیا. اس کے اندر 1400 سال پہلے بتایا. آج ماڈرن سائنس اس کو ڈسکور کر رہی ہے. اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں, اللہ کی ذات کا بھی انکار کرتے ہیں, قرآن کا بھی کرتے ہیں. اور ایک اور جو پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ پراپر پلاننگ کے ذریعے دنیا کو مذہب سے, کسی بھی مذہب سے دور کیا جا رہا ہے. اس وقت یہ چیز ہو رہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو 200 سے زائد ایسی آرگنائزیشن ہیں جو اس کے اوپر پراپر کام کر رہی ہیں کہ کوئی بھی مذہب جو ہے اس کو اپنایا نہ جائے بلکہ چھوڑا جائے, اور کوئی بھی مذہب جو ہے اس کو اپنائے بغیر زندگی گزاری جائے. اس کو ہیومنزم بھی کہا جاتا ہے. یہ 1900 کے اندر جو ہے اس کو باقاعدہ جو ہے پروموٹ کیا گیا, اب پوری دنیا کے اندر جا رہا ہے. ہیومنزم ہے, مٹیریلزم ہے, اس کو لے کے چل رہے ہیں. آج کل آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی, انسانیت کے لیے بہت بہتر ہے, انسانیت کے لیے یہ ہے, اور نیچرلزم کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. یہ 3 فلسفے دیے گئے ہیں پوری دنیا کے اندر, اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کو پروموٹ کر کے مذہب جتنے بھی ہیں, جتنے بھی مذاہب ہیں, ان کو پیچھے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ مذاہب کو چھوڑ دیں. کیونکہ مذاہب کی وجہ سے باؤنڈریز ہوتی ہیں, کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں, اور انسانوں کو پراپر طریقے سے اپنے تابع نہیں کیا جا سکتا. پوری دنیا کو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو اپنے تابع کر کے اور ان کو اپنے حساب سے استعمال کیا جائے, ان سے پیسہ کمایا جائے, اور ہر طرح کی جو وہ چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے معاملات کو آگے لے کے چلا جائے. صحیح. اچھا تو سر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں سوال کرنا, تحقیق کرنا, یعنی کہ ریسرچ کی غور و فکر کے جو نا اس عمل کو بڑا پسندیدہ قرار دیا گیا. تو موجودہ دور کے اندر ہم اس عمل کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے, یا اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو یا تو سختی سے منع کر دیتے ہیں یا اس کو سپورٹ نہیں کرتے؟ دیکھیں اس میں اس طرح ہے کہ اگر ہم اسلام کی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کانسیپٹ رہا ہے پیچھے, ہماری بدنصیبی یہ رہی ہے کہ 700-800 سال سے ہمارا جو سلیبس رہا ہے اسلامک ایجوکیشن کے اندر, اس میں اس طرح سے سائنس کو نہیں رکھا گیا جس طرح سے رکھنا چاہیے تھا. اس میں صرف نو پڑھائی جاتی ہے, قرآن, حدیث, اصول قرآن پڑھایا جاتا ہے, تقابل ادیان پڑھایا جاتا ہے. مگر آپ ابھی بھی مدارس کے اندر کچھ مدارس ایسے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ سائنس کو پڑھایا جانا شروع ہوا ہے, جبکہ یہ پیچھے اگر دیکھیں گے تو وہ نہیں پڑھایا جا رہا تھا. جب پڑھایا ہی نہیں جا رہا تھا اور پھر اس کے اوپر فوکس ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات نے اس کے اوپر ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے, کہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے ایسے, اور ہم نے بڑے ویژن کے ساتھ غور و فکر کرنا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہماری بدنصیبی یہ رہی ہے کہ ہم جو ہے اس طرف گئے ہی نہیں ہیں. ہمارا فوکس یہ رہا ہے کہ ہم نئی سے نئی فقہ کے اندر تحقیق کریں, قرآن کے اندر ہی, اس کے اندر ہی عبادات کے اندر فوکس رکھیں, عبادات کے اندر ہی مختلف چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں کیسے ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد فضیلت پہ ہمارا فوکس رہا ہے. ہماری بدنصیبی ہے امت کا کہ مختلف مسالک جو ہیں ان کا فوکس مختلف جو فضیلت ہیں وہ اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. ساری زندگی ان کی سوچ وہیں پہ رہے گی. وہ اگر کوئی اہل سنت والجماعت کے ہیں تو وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے اوپر زیادہ بات کرتے رہیں گے. اہل تشیع ہیں تو اہل بیت کی فضیلت کے اوپر بات کرتے رہیں گے. وہ فقہ واریت کے اندر ہم الجھ کے رہ گئے. مطلب کہ فقہ واریت میں بھی یہ ہو جائے گا اس طرح کہ ہم نے وہ جن کے ساتھ ہماری عقیدت زیادہ ہے, ہمارا سارا فوکس ان کی فضیلت بیان کرنے میں اور ان کی جو بڑائی ہے
اس کے اوپر ریسرچ کرنے میں ہم نے لگا دیا، بجائے اس کے کہ ہم وہ جو ہے ان کی فضیلت اپنی جگہ بجا ہے، مگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو قرآن مجید اللہ کی ذات نے نازل فرمایا ہے یہ پوری دنیا کے اندر آپ کی کامیابی، آپ کی سکسس کے لیے اللہ کی ذات نے آپ کو دیا کہ آپ نے سکسسفل ہونا ہے اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے نظام کو لے کے آنا ہے۔ ویسٹ پورا اسی کتاب ہمارے قرآن پاک کو پڑھ کے سمجھ کے تحقیق کر کے آج کہاں سے کہاں پہنچ جی رہا ہے، بالکل اور ہم وہیں کے وہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ سائنس کے اس میدان میں آج مسلمان جو نوجوان ہیں، جو سائنسدان ہیں، ان کو کیا سمجھتے ہیں آپ کے کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ آج کے ٹائم میں جو مسلم نوجوان ہیں جو سائنس کے اندر جا رہے ہیں ان کے لیے اس طرح سے چیلنجز نہیں ہیں جس طرح آج سے اگر 20-30 سال 50 سال پہلے دیکھیں، پہلے زیادہ تھے، پہلے زیادہ تھے، آج نہیں ہے۔ آج کیونکہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، آج کل جتنا بھی آپ دیکھیں گے ڈیٹا نالج آپ کے لیے آپ کے سامنے ہے، دنیا کے اندر کسی بھی جگہ کیا تحقیق ہو رہی ہے، کیا ریسرچ ہو رہی ہے، وہ اس کو لے سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں، نئی تحقیق کر سکتے ہیں۔ آج اس دور کے اندر اس طرح سے پریشانیاں یا اس طریقے سے ہرڈل نہیں ہے جو آج سے 20-30 سال پہلے یا 50 سال پہلے تھی۔ صحیح۔ اچھا، پاکستان میں یا پاکستان جیسے جتنے بھی اسلامی ممالک ان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سائنس اور اسلام کی کانسیپٹ کو ہم مضبوط کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح ویسٹ اس چیز کو لے کے مضبوط ہے، ہم اس طرح سے مضبوط نہیں ہیں، تو مضبوطی کیسے رہ جا سکتی ہے؟ اس کے لیے گریجولی کام کرنا پڑے گا۔ فرسٹ آف آل تو آپ کے اندر جتنے بھی مسلم مسالک ہیں جی، ان کے اندر فلیکسیبلٹی کا ہونا بڑا لازمی ہے۔ جب تک وہ اپنا وہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے اندر تھوڑا سا فلیکسیبلٹی نہیں لائیں گے اور اس ضرورت کو سمجھیں گے نہیں کہ اس ٹائم کے اندر جو سائنس ہے اس کے ذریعے سمجھنا ہر چیز کو بہت لازمی ہے۔ ایسے ہی ہمارا اس ٹائم کے اندر جو ہماری نیشن ہے، ہمارے آنے والی فیوچر، ہماری جو نسلیں ہیں، ہماری جو امت ہے، اس کے لیے سائنس کا سمجھنا اس وجہ سے بہت لازمی ہے کہ اس ٹائم کے اندر جو ہمارے بچے ہیں وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا ریزن پوچھتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، اس کا ریزن کیا ہے۔ اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اللہ کی ذات نے حکم فرمایا ہے، مگر دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں کیا بینیفٹ ہوگا، ہمیں دنیا کے اندر کیا بینیفٹ ہوگا اور ہمیں آخرت میں کیا بینیفٹ ہوگا، اور اس کا سائنٹیفکلی ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ جس وقت ہم اس ضرورت کو سمجھیں گے جو اس وقت بہت زیادہ ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو مسلم نوجوان ہیں وہ اس ضرورت کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے بیہائنڈ ریزن کیا جا رہے ہیں، کیا کیا ریزن ہیں، کس وجہ سے ہم کر رہے ہیں، تو وہ جس وقت ہم یہ اس چیز کو سمجھیں گے تو تب ہم لیں گے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اسلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جو سائنٹیفکلی پروف ہیں، سائنٹیفکلی پروف ہیں۔ صرف ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں ابھی آج کے دور میں۔ جیسے آپ نے کہا کہ بچے ریزن پوچھتے ہیں کہ کیا ریزن ہے اور کیوں ہم یہ کریں، تو آج کے بچوں کو ہم اپنے سائنس اور اسلامی اقدار کی جو تربیت ہے وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ پیغام کیا دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو اسلام اور سائنس کی تعلیم کمبائن ملے، اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہمارا جتنے بھی اسکالرز ہیں، مسلم اسکالرز ہیں، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ انوائرمنٹ ایسا مہیا کریں اور ایسے لیکچر دیں، ایسی جو ہے وہ ویڈیوز ڈاکومنٹریز کی صورت میں بنائیں جو ہم اپنے بچوں کو دکھا سکیں۔ ہمارے پاس اس طرح سے اتنا ڈیٹا موجود نہیں ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا اگر آپ نے سائنس سیکھنی ہے، آپ نے کاسمولوجی کے بارے میں پڑھنا ہے، تو قرآن مجید کی فلاں آیت کے اندر، فلاں صورت کے اندر اللہ کی ذات نے کاسمولوجی کے بارے میں یہ بتایا، کوانٹم فزکس کے بارے میں یہ بتایا، نیورولوجی کے بارے میں یہ بتایا، جینیٹک کوڈنگ اور ڈی این اے کے بارے میں یہ بتایا۔ یہ جس وقت ہمارا ڈیٹا جو ہم نے ریسرچ کی ہوئی ہے اور وہ جو قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے اور ماڈرن سائنس نے اس کو ڈسکور کیا ہوا ہے، ہم اپنے بچوں کے سامنے لائیں گے، ان کو کچھ دیں گے تو وہ سیکھیں گے۔
हम दे ही नहीं पा रहे, हमने उस तरीके से वो डेटा उस तरह करके रखा ही नहीं अपने बच्चों के लिए, इस उम्मत के फ्यूचर के लिए जो इस वक्त मौजूद है, रिसर्च हो चुकी है, सब कुछ प्रूव हो चुका है। फर्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि हमने वो डेटा जो है वो अपलोड करना है मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ, और फिर उसको लेके आना है अपने सिलेबस के अंदर। यानी अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में हमें चंद नाम मुस्लिम स्कॉलर के आते हैं, सही, हमें ये नहीं पता कि कितने कुरान मजीद की कौन कौन सी आयत के अंदर क्या कुछ मौजूद है। अब ये बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच तसव्वुर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से ये बात तो सामने हकीकत एक वाज़े हो गई है कि हम इस्लाम और साइंस की बात करते हैं तो ये एक दूसरे के मुखालिफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि दोनों जो है वो इंसान को इल्म, तहकीक और कायनात के जो राज हैं उसको समझने की दावत देता है। और हमारी तारीख भी गवाह है कि जिसने इस्लाम को, साइंस को जिसने पढ़ा है, यानी कि मुसलमानों ने इल्म को तरजीह दी है तो लोगों ने उसको, यानी दुनिया ने उसको माना है। तो आज भी मुसलमानों को अपना आप मनवाने की ज़रूरत है। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ डिस्कस करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, अगला हमारा टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने न सिर्फ दुनिया को बदल के रख दिया बल्कि हमारे जो फ्यूचर की डायरेक्शन है उसको भी वो तय कर रही है कि हमने जाना किस तरफ है। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, इस मसनूई ज़हानत की जब हम बात करते हैं तो इसकी इतनी वैल्यू क्यों बढ़ती जा रही है, इसकी इतनी अहमियत जो है वो क्यों हमें देखने को मिल रही है। नाज़रीन, बात अगर हम करें मेडिकल की, बात करें हम एजुकेशन की, बिज़नेस की, या फिर हमारे जो रोज़मर्रा की लाइफ है, जो ज़िंदगी, उसमें हम बात करें तो हर शोबे में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब तेज़ी जहाँ पे आती है वहाँ पे फिर एआई जैसी जदीद जो चीज़ें हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो जब हम इसकी देखते हैं कि इसने बहुत सारी जिम्मेदारियों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, हमारी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक इसने आसानियाँ जो है वो पैदा करना शुरू कर दी, वहीं पे हमें कुछ मुश्किलात भी देखने को मिलती है। तो उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि आया क्यों एआई की इतनी डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है। अगर आने वाले वक्तों में इसी तरह से अगर इसकी डिमांड बढ़ती रही तो क्या ये हमारी ज़िंदगी को मज़ीद मुतासिर कर सकता है, यानी कि जैसे मैंने कहा मुश्किलात इसमें आते हैं, ख़तरात का कुछ हमें सामना करना पड़ रहा है, तो क्या ये चीज़ें इसमें हमें देखने को मिल सकती है, या फिर हम देखें तो मुस्तक़बिल में क्या ये हमारे मुआशरे को या फिर इकॉनमी की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको क्या ये बदल सकती है, उसमें उसके लिए ये पॉजिटिव साबित हो सकती है, ये आज हम जानेंगे। और इस जदीद दुनिया के जो एक दरवाजे खुल रहे हैं ये एआई के थ्रू, ये कितने हमारे लिए मुफीद साबित हो सकते हैं, इस पे बात करेंगे। उस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ हैं जी मोहम्मद फ़ाइक। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइक। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक, आप कैसे? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फ़ाइक आपके वेलकम। वक्त का। फ़ाइक, मुझे बताएं, आजकल देखा जाए तो एआई की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। अभी प्रोग्राम के आगाज़ में भी आप यही कह रहे थे कि अब जो है ना हम सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है ना वो सीखना चाहिए। Exactly, तो बताइएगा कि इसकी इतनी डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है, क्या वजह है? अब देखिए कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी हाइप क्रिएट होती है और हर बंदे की कोशिश होती है कि इसको यूज़ किया जाए, इसको सीखा जाए और ऐसे- किस तरह इसकी परफॉर्मेंस है इसका फ़ायदा उठाया जाए। इसी तरह ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आते साथ ही बॉम्ब ब्लास्ट कर दी है और हमें बहुत सारी नई चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें जो कि बड़ी मुश्किल से हासिल की जाती थी वो वन क्लिक पे दे दी हैं। अब आप देखें कि लास्ट कुछ टाइम पहले बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ था जेमिनाई से पिक्चर्स का बनाना, ठीक है, उसको जैसा आप सारे प्रॉम्प्ट उसके देते पीछे थे, लग गए। जैसा आप प्रॉम्प्ट देते थे वैसी वो आपको पिक्चर दे देता है। बिल्कुल जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतनी अच्छी आपकी पिक्चर का रिजल्ट आजकल वो स्नो होगा। वाला चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो सब उसी तरह ही कर कर के ना उसको यूज़ कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं। इस टाइप के पहले एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते थे, उसके ऊपर इतनी एफिकेसी नहीं थी, बिल्कुल ऐसे पिक्चर्स इतनी एक्यूरेट नहीं आपको होती थी, मिलती थी। अब आप एआई पे देखें, पहचान ही नहीं सकते कि वो एआई मेकिंग है या ओरिजिनल है, वाकई। ठीक है। तो इस टाइप की जो भी नई चीज़ आती है तो उसको एंजॉय तो करते हैं, सब यूज़ करना शुरू कर देते हैं, बट उसका सही यूज़ करना सीखते नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर देते हैं। ये हमारा बड़ा मसला है कि हम पहले टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को सही तरीके से सीखें, फिर उसका यूज़ करें, फिर उसको समझें, फिर मज़ा आता है काम करने का। एग्जैक्टली। अच्छा फ़ाइक, मुझे बताएं कि जितनी तेज़ी से हम देख रहे हैं कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में एआई ने अपनी जगह बना ली है और इसकी जो मकबूलियत है वो भी हम देख रहे हैं किस कदर बढ़ती जा रही है, आने वाले वक्तों की अगर हम बात करें तो जो हमारी जो जॉब्स हैं, मुलाजमत हमारी है, इसके लिए ख़तरा बन सकता है एआई? जी बिल्कुल ख़तरा बन सकता है, लेकिन मैं एक बात यही कहूँगा
کہ क्वेश्चन बड़ा कॉमन होता है कि AI जो है ह्यूमन ब्रेन को रिप्लेस कर सकता है, तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, एब्सोल्युटली नॉट, जो कि अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है, अल्लाह ताला उसका की तो बनाई कोई की तो चीज़ कोई को कोई मुकाबला चैलेंज नहीं। नहीं कर सकता, हाँ, बिकॉज जो exactly. AI है वो भी एक ह्यूमन ब्रेन की ही इन्वेंशन Absolutely, है, absolutely, ठीक है जी। yes. इसके अंदर जितनी इन्वेंशंस आएंगी, एडवांसमेंट्स आएंगी, वो भी थ्रू ह्यूमन ब्रेन आएंगी। तो ह्यूमन जो जॉब्स हैं इसको नहीं कर सकता। मैं यही बात कहता हूँ, जब लोग परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार टेक्नोलॉजी का दौर है, अब हम क्या करेंगे, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप भी टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्ट हो ना, ऐसे ही टेक्नोलॉजी को सीखें। हाँ। अब AI को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। अब रोबोट्स हैं, वो रोबोट्स खुद की तो नहीं चार्जिंग चलेगा। है, प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर्स हैं, Yes. उनको यूज किस तरह करना है, उनकी केयरिंग है, तो वो भी करने के लिए ह्यूमन ब्रेन होना बहुत ज़रूरी है। Absolutely. तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को डिज़ाइन करें, पीछे ना जाए, आगे जाए। आगे, यानी कि जो हम कहते हैं कि लोगों को जो डर लगा रहता है कि AI आ गया तो ये तबाही हो हमारी जगह जाएगी। ले जाएगा, तबाही हो जाएगी, जॉब्स जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी, हर जगह हमें ये AI और रोबोटिक सिस्टम नज़र आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, उसके साथ हमें खुद को रीडिज़ाइन करने एग्जैक्टली की ऐसा ही ज़रूरत है। एडवांस होना चाहिए। अगर दौर एडवांस है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो शुड बी एडवांस। एग्जैक्टली। अच्छा, AI की वजह से आप क्या समझते हैं कि कौन से रोज़गार के जो नए मौके हैं वो पैदा हो रहे हैं? AI से आप देखें कि जो IT की फील्ड के अंदर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप देखें, जिस तरह पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग बड़ा मुश्किल चीज़ थी, और इसको करना और डिज़ाइन करना, अब आप जैसा प्रॉम्प्ट देते हैं आपको AI वैसा ही ग्राफिक डिज़ाइन करके दे देता है। ऐसे ही है। तो इस टाइप की जो जॉब्स हैं IT की फील्ड में, IT रिलेटेड रोबोटिक जॉब्स, ये बहुत ज़्यादा देखने को सामने आएंगी। और इंटरनेशनल लेवल की अगर बात की जाए तो उधर इस टाइम अभी बहुत सारे ऐसे जॉब के मौके मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, बट पाकिस्तान में भी आस्ता आस्ता चीज़ें आ रही हैं, स्लोली। BS तो स्टार्ट है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 4 साल। चाहिए तो डिग्री जब हो रही है तो फिर आस्ता आस्ता जॉब्स की भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंशाल्लाह आती जाएंगी। इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए, मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तालीम की बात करते हैं तो AI जो है वो तालीम के मैदान में क्या इनकलाब ला रहा है? AI तालीम, जिस तरह मैंने बात की कि BS 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो तालीम आप देखें, एडवांस रोबोटिक स्टडीज़ आप कर रहे हैं। पहले अगर आप देखें IT की फील्ड के अंदर BS IT था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, उससे पहले BS CS था। BS CS होता था, कंप्यूटर साइंसेज होता था, उसके बाद IT आया, IT के बाद सॉफ्टवेयर आया, सॉफ्टवेयर। लेकिन अब सब चीज़ों के ऊपर अगर कुछ है, कुछ हावी है तो वो AI है। यस, ठीक है, तो तालीम के अंदर AI आ रहा है। और हमारी देखिए जो अदर स्टडीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा जो हमारी डिफरेंट स्टडीज़ है रोज़मर्रा की, उसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा वाइटल रोल है। आपकी असाइनमेंट्स, आपके प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। बट यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी आता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया, अपने माइंड का यूज़ करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो डल होते जा रहे हैं डे बाय डे। मतलब अपने माइंड का यूज करें, ठीक है, आपको वो लाइब्रेरी जाके इतनी बुक जो बुक थी उसको वो आप मतलब समराइज करें, बट टोटली इसके ऊपर डिपेंड मत करें। और टोटली इसके ऊपर डिपेंडेंसी शुरू कर दी कि यार डिपेंड ही इसके ऊपर करना है और यही बताएगा तो करेंगे, वरना नहीं। आप मुझे ये बताएं कि जब आप प्रॉम्प्ट उसको प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की एक ऐसी ब्रांच है जिसको आप डिसीजन मेकिंग पावर देते हैं। जब आप उसको डिसीजन मेकिंग पावर देते हैं, वो आपको रिजल्ट जनरेट करके फौरन दे देता है। ठीक है, जितनी अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर देंगे उतना अच्छा रिजल्ट देगा। वही जिस तरह जेमिनाई की एग्जांपल है कि जेमिनाई को प्रॉम्प्ट देते हैं, उतनी खूबसूरत पिक्चर देता है। तो आपका दिमाग जो है वो प्रॉम्प्ट जनरेट करता है। तो आप अपने दिमाग का, आपका पहला AI सॉफ्टवेयर है, उसको यूज करें, सेकेंडरी है, उसके बाद फिर खेलें बाकी चीजों के साथ। हमने उसको जो है ना बिल्कुल AI को प्राइमरी कर दिया, बट जबकि ये कसम से आपका जो दिमाग है वो आपकी इस्तेमाल में आएगा और किसी के इस्तेमाल में नहीं। देखें आप, जो कुदरत ने एक चीज बनाई है उसका तो कोई मुकाबला नहीं, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, ये और बात है कि हमने इसको सुस्त बना दिया, वो वाली बात कि हमने इसको यूज करना छोड़ दिया। AI कर लो यार, चैट GPT कर लो यार। हमने बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दिया अपने दिमाग को। अच्छा, अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करते हैं तो AI ने मेडिकल फील्ड में जो एक तशखीस या इलाज को आप क्या समझते हैं कि कैसे इसमें जिद्दत लाई है या कैसे इसको बेहतर बनाया है? देखिए जी, मेडिकल फील्ड की जहाँ तक बात की जाए तो वहाँ पे अभी AI से काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। जिस तरह MRI की सर्विसेज हैं, वो टेस्ला 3.0 लाइक दिस एग्जांपल, तो इस टाइप की काफ़ी ज़्यादा
MRI सिटी स्कैन मशीन्स जो हैं वो AI रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ रही हैं, इवन के रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट हो चुकी हैं दुनिया के अंदर, ठीक है जी, AI रोबोट के थ्रू। और मैं एक पोस्ट पढ़ा था अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, उसके अंदर था कि दुबई के अंदर कोई सर्जरी हुई है और इंग्लैंड से बैठ के डॉक्टर ने दुबई के अंदर सर्जरी की है AI से कमांड दे के। वेरी गुड। तो इस टाइप की काफ़ी इन्वेंशन जो है वो सुनने को मिल रही है, टाइम सेविंग होगा, बट इसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वर्किंग की। इतनी ज़्यादा हम ये चीज़ कॉमन सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसानी जान का मामला है, जहाँ इंसानी जान का मामला आ जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद किसी चीज़ को फाइनलाइज किया जा सकता है। अब ये भी देखें ना, अब जहाँ पे AI कर रहे हैं कि इसकी इतनी अहमियत है, इतनी मकबूलियत है, लेकिन उस पर हम फिर भी ट्रस्ट करते हुए ज़रा डरते हैं, बिल्कुल ऐसे घबराते हैं, हम बिल्कुल उस पर 100% डिपेंड नहीं कर रहे। ऐसे ही है, ट्रस्ट हम कर ही नहीं सकते, ट्रस्ट हम एकदम से नहीं कर सकते जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा, ट्रस्ट इश्यूज तो आएंगे फिर। और वैसे ही आजकल जो हमारी जनरेशन है जेन जी स्पेशली, इसके ट्रस्ट इश्यूज वैसे ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, या तो बड़ी जल्दी कर लेते हैं या बिल्कुल नहीं करते। हाँ जी, बिल्कुल ये मसला जो ना बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। प्राइवेसी की अगर बात की जाए तो इसमें AI को लेके क्या मसले मसाइल सामने आ रहे हैं? प्राइवेसी की बात की जाए तो ब्लैकमेलिंग जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, मतलब मुझे लगता है पाकिस्तान में ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को मैं हाईलाइट करूंगा। अब देखिए पिक्चर्स डेवलप कर देना, ठीक है, डीप फेक वीडियोस डेवलप कर देना, उसके बाद ब्लैकमेलिंग। लेकिन इन लोगों के लिए मैं ये बताता चलूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो हर वक्त तैयार होती हैं और एक्टिव होती हैं। पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप पकड़े गए तो बड़ा काम खराब है, आपका फ्यूचर भी खराब है। और ज़्यादातर यंगस्टर्स जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो ये वॉर्न हो जाएं, बाज आ जाएं, इस तरह की हरकतें मत करें। और जब सोशल मीडिया, आप देखें पाकिस्तान में 2010 के बाद बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी, सोशल मीडिया बहुत इंक्रीज हो गया था, तो उसी टाइम ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के रूल्स बन गए थे कि क्या करना है, किस तरह करना है साइबर क्राइम के थ्रू। मतलब आप समझते हैं कि आप घर बैठ के किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, कि पकड़े नहीं जाएंगे तो आप 1 सेकंड में टैप हो सकते हैं। अब वो टाइम नहीं है कि ट्रैक हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे और आपके साथ बहुत बुरा होगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो इसलिए वो काम करें जो आपके लिए इन फ्यूचर फायदेमंद हो। हम देखें ना फाइक, मुझे यहाँ पे बड़े हम अक्सर इस पे बात भी करते हैं, आपने देखा होगा कि जो हम नेगेटिविटी में या इस तरह से जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं या ब्लैकमेलिंग वाली जो चीज़ें हैं, हम इस पर कितनी एफर्ट कर रहे होते हैं। व्हाई नॉट उसको हम पॉजिटिव वे में यूज़ करें, तो हमें कोई मसला, कोई मुश्किलात भी नहीं होगी, किसी किस्म का कोई थ्रेट का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, कानून को भी फेस नहीं करना पड़ेगा, हम अपने इज्जत से अपने अगर हम कहीं जाकर बताते हैं, मैं अगर अपनी बात करूँगी, डिजिटल मीडिया की एक्सपर्टीज़ है यार मेरे पास, तो वहाँ से एक नॉनसेंस सा क्वेश्चन आता है, एक्सक्यूज़ मी आपको इंस्टा अकाउंट हैक करना आता है? मतलब ये कोई नहीं पूछता कि अगर कोई हैक हुआ उसको रिकवर कैसे करते हैं। अगर किसी का हैक करना आता है तो प्लीज मुझे भी सिखा दें। मतलब हम लिटरली हम इसके पीछे लगे हुए कि हमने फलां को ब्लैकमेल कैसे करना है, फलां का नुकसान कैसे करना है, देखूं ये कर क्या रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं कितना कामयाब हूं, कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा, दूसरों की रेस पे लगे हुए कि दूसरा क्या कर रहा है। अब मुझे बताइए इस सोच को हम कैसे चेंज करें, बिकॉज जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, AI जैसे चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं और आने वाले वक्तों में इससे भी बड़ी चीज़ें हमारे सामने आएंगी टेक्नोलॉजी, और ये जिद्दत हमें देखने को मिलेगी। तो अपनी सोच को हम कैसे बदलें, बिकॉज अगर हम इसी नेगेटिविटी की तरफ रहे कि फाइक क्या कर रहा है, अच्छा इसकी फैमिली में क्या हो रहा है, अच्छा फलां की फैमिली में क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी कितनी, उसका कितना बड़ा गर्क हुआ पड़ा है, ये मैं नहीं देख रही। तो अपनी सोच को कैसे बदलें, क्योंकि सोच बदलेगी तो इसका सही इस्तेमाल होगा, और सही इस्तेमाल होगा तो हम कामयाब होंगे। मैं यही बात कहूँगा कि फुप्पो ना बने, इंसान बने। नहीं, फुप्पियाँ बहुत अच्छी होती है फाइक, फुप्पियाँ बहुत अच्छी होती है। नहीं, मैंने मुहावरतन कहा है ना, अब ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ चल रही है, मैं क्या कह सकता हूँ। मेरी फुप्पो अच्छी है, मेरी फुप्पो अच्छी है, मैं भी एक फुप्पी हूँ, मैं बहुत अच्छी नहीं, हर फुप्पो यही कहती है। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब आप देखिए कि इस चीज को मत सोचें कि आपने ये काम करना है कि उधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, उसके अकाउंट्स पे क्या चल रहा है, ये किस तरह हाइप क्रिएट हो रही है, ये क्यों फेमस होता जा रहा है। तो ये चीजें मत सोचें, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें। एग्जैक्टली वो स्पंज बन जाना चाहिए जो सारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेता है और पॉजिटिविटी स्प्रेड करता है। मतलब खूबसूरत वाइब्स अगर हम एमिट करेंगे तो फिर हम एक अच्छे प्रॉपर इंसान बन सकते हैं, वरना तो हम इंसान कहने के लायक ही नहीं है। अगर हम एक दूसरे के पीछे ही लगे रहेंगे कि यार ये क्यों तरक्की कर रहा है, ये किस तरह पॉजिटिव है, लेग पुलिंग, जेलसी फैक्टर, ये चीज़ें, तो बाकी इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है। कारोबारी दुनिया की अगर हम बात की जाए तो उसमें जो AI
की एक जो महारतें हैं वो कैसे लोगों को हेल्प आउट कर रही है, यानी कि हम लिखाई की बात करें, डिज़ाइनिंग की बात करें, तो उसमें किस तरह से ये अपने कमालात दिखा रहे हैं? बिल्कुल, आप देखिए कि कारोबारी चीज़ों के अंदर अब सबसे बड़ी एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम ले सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेइंतहा यूज़ हो रहा है। गाड़ियों के अंदर वॉइस कमांड ऑप्शंस मिल रहे हैं हमें, सीरी मिल रही है, ठीक है जी, वॉइस कमांड टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पूरी गाड़ी कंट्रोल हो रही है, पूरी गाड़ी चल रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ी भी, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग है उसके ऐसे अंदर। बस आपने उसको कमांड दे बस देनी, आपके कमांड घर दे तक आ देनी है, जाएगी। नेविगेशन देनी और बस जाएं फिर जिधर मर्जी। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जहाँ पर पैकिंग का बहुत ज़्यादा काम होता था और पैकिंग की बड़े इश्यूज आते थे, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बड़े आसान कर दी हैं। ऐसी ठीक, चीज़ें अच्छा फाइल डेवलप ब्रेक हो गई लेनी है, हैं। ब्रेक के जी, बाद please। हम इस पे नाज़रीन मज़ीद बात करते हैं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे नौजवानों ने सीखनी है तो सबसे पहले स्टार्ट उन्हें कहाँ से लेना चाहिए और फिर इसका मस्बत इस्तेमाल डेफिनेटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मज़ीद इस पे आगे चल के बात करते हैं कि फ्यूचर में कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ ला सकता है, इस पे जानेंगे, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिसपे हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसकी मकबूलियत हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी जो राइट नाउ अहमियत उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ाइक हमारे साथ है। फ़ाइक, मुझे बताइएगा कि नौजवान जो है, देखिए स्किलफुल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास अगर कुदरती सलाहियतें हैं, मज़ीद आप उसको इन्हांस करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो कामयाब होंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इसमें नौजवानों को सबसे पहले कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए? क्योंकि अभी जो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं, हम एकदम से अगर कुछ सीखते हैं तो वो नेगेटिव कि अच्छा फलां को ब्लैकमेल कैसे करना है, डीफेक पिक्चर्स या वीडियोस हमें कैसे क्रिएट करनी है, बट पॉजिटिविटी की तरफ कहीं बहुत दूर जाके आएंगे जब तक हमें कोई अच्छा सबक नहीं मिलेगा। बट आप क्या रेकमेंड करते हैं कि एआई की तरफ अगर हमारे नौजवान आ रहे हैं, बिकॉज ये भी एक स्किल है ना, जैसे हम बाकी चीज़ों को सीख रहे होते हैं, तो क्या समझते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो पहले हमें सीखनी चाहिए एआई को लेकर? सबसे पहले नौजवानों को ना अपने मुल्क में रहने की स्किल्स आनी चाहिए, जो कि नहीं जो कि नहीं और जो कि ख़त्म होती जा रही है। अच्छा, वो जितनी तेज़ी से बाहर भाग रहे हैं ना, उतनी तेज़ी से वो ऑफलोड भी हो रहे हैं। सबसे पहले ना अपनी कंट्री में रहने की स्किल्स सीखें, ठीक है। हर नौजवान की यही ख्वाहिश है कि यार रात से पहले वीज़ा लगे और बाहर भाग जाऊं, और फिर जब बाहर होता है फिर उसके बाद आके कहते हैं नहीं यार इधर ही रहते तो ठीक था, अपना मुल्क ही ठीक सी है, अपना मुल्क ही ठीक था। तो इस चीज़ को पहले करें कि अपने कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करें, अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करें, अपने मुल्क में रह के अपनी स्किल्स को यूज़ करें, जो आपके पास स्किल्स हैं, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसको अपनी कंट्री में यूज़ करें, ना कि बाहर जाके आप अपनी स्किल्स को यूज़ करें और एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे अगर अपनी कंट्री में रहेंगे तो रेवेन्यू भी जनरेट होगा और आप भी अच्छे तरीके से, इज़्ज़तदार तरीके से अपने मुल्क के अंदर रहेंगे और आज़ाद फ़िज़ा के अंदर सांस ले सकेंगे। ऐसे तो मतलब इसमें यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने मुल्क में रहे, अपनी कंट्री से यूज़ करें, बाहर जाके अपनी एक्स्ट्रा शक्तियाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो एनर्जीज़ हैं, अपनी जो आपकी ताकतें हैं, वो सारी इधर ही लगाएं, अपनी एफर्ट सारी अपनी कंट्री में करें और अपनी कंट्री से प्यार करेंगे तो फिर ही आप कामयाब होंगे और स्किल्स आपकी तब काम आएंगी जब आप अपने कंट्री के काम आएंगे। पहले आप अपने मुल्क के साथ तो मुखलिस हो जाए, एग्जैक्टली, फिर आप बाकी टेक्नोलॉजी के साथ होंगे। अच्छा, एआई जो है गवर्नमेंट के लिए या उनकी जो नई पॉलिसीज़ हैं, जो कवानीन हैं, वो बनाने के लिए कितने मुफीद साबित हो सकती है या हो रही है? जी, गवर्नमेंट बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है इसके ऊपर। मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बेशुमार फ्री एआई के जो कोर्सेज हैं वो भी लॉन्च किए हैं। इंस्टीट्यूट्स भी हैं गवर्नमेंट के डिफरेंट जो कि एआई से रिलेटेड काम कर रहे हैं और लोगों को फ्री एआई की तालीम भी दे रहे हैं, और इंटरनेट के ऊपर भी एआई के डिफरेंट क्लासेस कोर्सेज मौजूद हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम कर रही है। और जिस तरह डिग्री प्रोग्राम शुरू हुआ, ये बड़ा पॉजिटिव जो चेंज है ये आया कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 4 ईयर BS डिग्री प्रोग्राम, फिर MS, और अब बहुत सारे लोग PhDs कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, तो ये बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है एक। अच्छा, जिस तरह इसका गलत इस्तेमाल आ रहा है सामने, क्या अगर इसको एज सुन एज पॉसिबल ना रोका गया या हमारे लोग अब खुद इस पर इन्होंने कंट्रोल ना किया, क्योंकि अब देखें ना, जब तक हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, जो इदारे हैं या गवर्नमेंट है वो कितना कर लेगी, कितने लोगों को रोक लेगी? तो अगर हम एज सुन एज पॉसिबल इसके गलत इस्तेमाल को नहीं रोकते तो ये मुआशरे के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसी बात है नहीं कि इसको रोका नहीं जा रहा, इसको रोका जा रहा है और बड़े हाई लेवल पर रोका जा रहा है, ठीक है। और बेशुमार ऐसी चीज़ें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही हैं जिनसे ये
कम भी हो रही हैं अच्छा, बाकी ये चीज़ें, कम हुई है, बिल्कुल ये जो बहुत ज़्यादा blackmailing कम का हो और रही है। ये डीप फेक चीज़ें और इससे ये चीज़ें बहुत कम हो रही हैं, बट जो हो रही हैं उसमें हमें एज अ शहरी एक अच्छे शहरी होने का सबूत देना है और हमें पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है और हमें उस चीज़ को रिपोर्ट करना है। अगर हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा है या हमारे इर्द गिर्द किसी को ब्लैकमेल कर रहा है तो हमें इसको रिपोर्ट करना चाहिए। हम रिपोर्ट नहीं करते, हम इग्नोर करते हैं, अपने ऊपर सहते हैं, टेंशन स्ट्रेस ले लेते हैं इस चीज़ का। हम रिपोर्ट करेंगे, उस इंसान का एहतसाब होगा तो नेक्स्ट टाइम वो कभी भी ये चीज़ किसी नहीं दूसरे को, करेगा, हाँ, और वो इबरत बनेगा तो उसको देख के कोई और भी नहीं करेगा। सबक सीखें। तो अगर ये चीज़ है तो इसको रिपोर्ट करें। मेरी ये रिक्वेस्ट है नौजवान नस्ल से, अगर इस टाइप की चीज़ें कुछ हो रही हैं, जितने भी नौजवान जनरेशन है, तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप रिपोर्ट करें सबसे पहले इस चीज़ को। अगर आपको किसी ब्लैकमेलिंग का या किसी ऐसी चीज़ का सामना करने को मिलता है और आप सच्चे हैं, आप समझते हैं कि ये AI जनरेटेड है, Yes. तो आप रिपोर्ट करें और उसका फोरेंसिक होगा और उस सारी चीज़ों को डिटेक्ट किया जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। एग्जैक्टली, इवन ना सिर्फ वो डीप फेक चीज़ है, अगर वो इंसान है, खता का पुतला, अगर आपसे गलती हो जाती है, आपकी रियल चीज़ों को भी लेके अगर कोई आपको ब्लैकमेल बिल्कुल कर रहा है रिपोर्ट तो करना ये चाहिए इदारे इसको। आपको ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ प्रोटेक्शन फराहम देंगे, करेंगे, आप प्रोटेक्शन उसको देंगे। रिपोर्ट हाँ, करें। क्योंकि अगर आप ब्लैकमेल एक दफ़ा हो गए तो आप होते जाएंगे, बिल्कुल आप ऐसा ही। खामोश रहे तो आप बार बार इसकी जद में आएंगे। मुझे बताइएगा, हमारे जो समाजी राब्ते हैं उस पर AI जो है वो उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? बिकॉज जैसे चैट GPT की बात की, आप बैठ के उससे बातें करते रहे, वो करते रहेगी, आपको जवाब देती रहेगी, जिस तरह की बातें करनी है, जो पूछ रहे हैं वो आपके साथ डिस्कशन चलती रहेगी। तो जो एक गैदरिंग होती थी या मिल बैठना, बातें करना, तो ओवरऑल ये हमारे जो समाजी राब्ते हैं उस पर इसका क्या असर फर्स्ट पड़ता ऑफ है? ऑल लोग बैठ के चैटिंग कर रहे होते हैं ऐसे खाम खा बैठ के, ठीक है ना? बहुत सारी अच्छा वीडियोस भी सामने ही आपने एग्जैक्टली, देखी बिल्कुल। हो। तो उसके अंदर मैं ये बताऊं कि आपका मेमोरी लॉस का जो है वो बहुत ज़्यादा इशू देखने को सामने आ रहा है। अच्छा, अच्छा। मतलब हर बंदा आजकल मेमोरी लॉस और कंफ्यूज माइंड है। ये इस वजह से है कि हर वक्त आप उसी के ऊपर टाइम ज़ाया करें और वो आपको टाइम दिए बगैर आंसर पे आंसर दे रहा है, ऐसे ठीक है ना? मतलब ऐसे घुमा फिरा के जवाब दे रही हो, फिर इतने तो ऑप्शंस दे रही होती है। कंफ्यूज मेमोरी लॉस और आई साइड वीक, ये इशू इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और ये सिर्फ इसी वजह से बढ़ रहा है। मतलब कि हमारा एक्सेसिव यूज़ हो गया, और एक्सेसिव यूज़ किसके साथ हो गया? चैट GPT और AI के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के साथ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि किस तरह से अपने एक जो इखलाकी हदूद हैं उसको बरकरार हम रख सके इस टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए? मतलब देखिए, ये तो इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि, और तरबियत के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने किस तरह चलना है और उसने अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? तो आप जब कहीं कोई उल्टी सीधी हरकत कर रहे होते हैं जो कि गैर मुनासिब हरकत है, तो आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आप समझें कि आपकी पूरी फैमिली की बदनामी है इस चीज़ के अंदर। मतलब ये चीज़ अगर आप समझ लें कि अखलाक के दायरे में रहकर बात करेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे, इसी के काम आएंगे, तो आपकी पूरी फैमिली की रिस्पेक्ट है और आपकी माशरे में रिस्पेक्ट है, और आगे जाएंगे इन फ्यूचर तो आपको भी रिस्पेक्ट ही मिलेगी। ऐसे ही है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देते, डिसरिस्पेक्ट रहते हैं और इखलाक के दायरे में रहकर नहीं काम करते, तो आपको इज्जत नहीं मिल सकती आगे। आप इस चीज़ की उम्मीद ही ना रखें। एग्जैक्टली भाई, वही इसीलिए हम बात करते हैं तालीम और तरबियत, ये दोनों साथ साथ चीज़ें हैं। बिल्कुल। आप जितने भी जदीद टेक्नोलॉजी में चले जाए, जितना भी आप AI को पढ़ लें, आप समझ लें, आप सीख लें, लेकिन तरबियत कहीं ना कहीं सामने बीच में आ ही जाती बेसिक है। जो तालीम है वो तो आपके घर से होती है ना। माँ की गोद बच्चे की पहली बिल्कुल, दरस है ना, ऐसे तो ही। इसीलिए कहा जाता है। अच्छा बताएं कि चैलेंजेस तो हैं, हम किसी भी फील्ड की बात करें, AI की बात करें या दीगर हम फील्ड्स की बात करें, या जैसे हमने बात की कि जो इसके ख़तरात हैं उससे निपटने के लिए जो हमारे इदारे काम कर रहे हैं, तो हर कदम कदम पे हमें ख़तरात का सामना तो है, चैलेंजेस का सामना तो है। अब क्या समझते हैं कि किस तरह ये जो चैलेंजेस हैं संजीदगी के साथ हम इससे निपटें, बट कैसे, आगाज़ कहाँ से करें? चैलेंजेस तो देखिए हर जगह फेस करने पड़ते हैं, और चैलेंजेस नहीं फेस किए तो फिर तो आपने लाइफ ही नहीं एक बड़ा चैलेंज तो आपके लिए भी होगा सुबह सुबह उठ के यहाँ आना। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब जब आप हर सुबह जब उठते हैं तो आपके सामने बेशुमार चैलेंजेस सारे दिन के लिए होते हैं, ऐसे ही है। और रात तक जब तक सोते नहीं, अपने बेड पे वापस नहीं जाते, तब तक चैलेंज ही होते हैं, और कई दफा चैलेंज होते हैं नींद नहीं आती, सुबह उठ के फिर जाना होता है। और नींद तब आती है जब उठना होता है, 1 घंटा पहले नींद आती है। बहुत अच्छी आती है। हाँ जी, और सबसे बड़ा तो चैलेंजेस को फेस करना आना चाहिए, प्रॉब्लम्स के साथ डील करना आना चाहिए, ना कि आप प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग पे सवार करके
फिर साइकोलॉजिस्ट को अमीर कर दें सही। बाद में। आने वाले वक्तों में या फ्यूचर एआई के साथ कितना मजबूत या आसान हो सकता है या पेचीदा हो सकता है, इसको मद्देनजर रखते हुए पैगाम क्या देंगे? मैं यही पैगाम देंगे कि आने वाला जो दौर है एआई का दौर हो सकता है, लेकिन कंप्लीट कभी भी किसी टेक्नोलॉजी का दौर नहीं हो सकता। इसके अंदर चेंजेस आएंगी, इसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी, और ये बहुत सारी चीज़ें अभी करेक्ट होने वाली हैं एआई के अंदर। आप देखें जब हम एआई से कुछ जनरेट करते हैं, भी हमें नीचे मैसेज देता है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है ये, इसको वेरीफाई करें फर्दर। Exactly. तो ये बहुत सारी वेरिफिकेशन, बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी, जिद्दत आएगी। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, बट अपने ब्रेन का भी यूज़ करें, और डबल वेरिफिकेशन करके सही। इस सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। थैंक यू सो मच फैक, थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली नाज़रीन, आज के इस टॉपिक की जो गुफ्तगू से यही साबित होता है कि हम एआई की बात करें तो हमारे ये फ्यूचर के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बन चुकी है, एक अहम हिस्सा हमारा बन चुका है, लेकिन इसके जो इसका मस्बत इस्तेमाल है उसको अमल में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तरक्की के लिए, जो इकॉनमी है उसको बूस्ट करने के लिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करें, या फिर हम किसी की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। तो ये आप लोग ज़रूर सोचिएगा। हम ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, आज का जो हमारा अगला टॉपिक है, आपको पता है एवरी ट्यूसडे हम हेल्थ के हवाले से बात करते हैं। हमारी बॉडी में जो डिफरेंट किस्म की डिजीज़ का हमें सामना है, किसी न किसी एक बीमारी पे हम ज़रूर बात करते हैं, आपको इन डिटेल उस पर गाइड करने की हम कोशिश करते हैं। तो आज का जो मसला है बहुत ही अहम मसला है जिस पे हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे आज फंगल इन्फेक्शन पे। बिल्कुल, ये फंगल इन्फेक्शन हमें डिफरेंट सूरतों में देखने को मिलता है, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो इसकी बेसिकली अलामात क्या है ये आज हम जानेंगे। नाज़रीन, अगर हम फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो आमतौर पर देखिए ये जल्द, हमारे नाखून, ये जिस्म के किसी भी ये हिस्से को मुतासिर कर सकता है, और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और चूँकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हम अक्सर इस पे बात करते हैं, प्रोग्राम में भी ये कहते हैं कि हम दुनिया जहान के काम करने के लिए तैयार हैं, हमारे पास वक्त है, लेकिन जब आती है सेल्फ केयर की बात तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं अच्छा मैं बाद में कर लूँगा या कर लूँगी, अच्छा कल देखते हैं, मैं फिर डॉक्टर के पास चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। तो हम अपनी सेहत को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे होते। क्यों? जबकि कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अगर हमारी सेहत होगी तो बाकी सारे काम होंगे। अगर हमारी सेहत ही अच्छी नहीं है, हम इरिटेट रहेंगे, हमारा मूड अच्छा नहीं होगा, उस तरह से हम हैप्पीली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो क्यों फिर हम अपनी सेहत को इतना अवॉइड करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ये जो फंगल इन्फेक्शन, सुनने में तो आपको लग रहा है कि एक छोटी सी बीमारी इन्फेक्शन है, वक्त के साथ एक दो मेडिसिन लेंगे, टैबलेट लेंगे या कुछ मरहम पट्टी लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके जो नुकसानात या ख़तरात या पेचीदगियाँ हैं, इट्स रियली वेरी डेंजरस। तो इस पे आज हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है, डॉक्टर सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत कम बात होती और है बहुत इस पे। कम बात इस पे होती है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। पहले तो बताएं ये फंगल इन्फेक्शन क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और ये कैसे बॉडी में बढ़ता है? बेसिकली एक जुमला कहना चाहता हूँ कि एहतियात जो है वो परहेज से बेहतर है। ये तो हर डॉक्टर कहता है सीरियसली। उसकी वजह ये है कि जब आपको परहेज बता दिया ना, फिर आप सिलेक्टिव हो जाएंगे यस, कि ये चीज़ नहीं करनी, ये नहीं करनी। एहतियात करेंगे तो सब कुछ खाएंगे। ट्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एहतियात करनी है, और फंगल इन्फेक्शन में भी आप लोगों को एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है। क्योंकि अगर एक आदमी को ये फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, फंगस नामी जरासीम से ये फैलता है, ठीक ओके। है। और इसको टेनिया भी कहते हैं और ददर भी कहते हैं। गोल सा होता है ना, आस्ते से छोटे छोटे स्पॉट बनते हैं, रेड, फिर बड़ा होता जाता है। इसका गोल रिंग जब बनता है ना, रिंग वर्म भी कहते हैं इसको, तो साइडों पे जो ना पिंपल्स बने होते हैं इसके, अच्छा। और दरमियान में से वो नरम होता है। ओह, साइडों पे जो है हार्डनेस है, सेंटर में वो नरम होता है। अच्छा। तो उसमें ये है कि ये फिर स्प्रेड करता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ हमारा गोश्त मिलता है, बगलों में, एक्जेला में, टांग के सेंटर में, ये पेट जहाँ पे मिलता है, बड़ा पेट हो तो उसमें ज़्यादा हो जाता है। फिर उंगलियों की विब जो है, इसमें बहुत ज़्यादा पाँव की उंगलियों की विब है। और जो लोग नमी में काम करते हैं, जो गाड़ियाँ धोते हैं लोग हमारे भाई, और जो मछलियाँ पकड़ते हैं, जो मतलब पानी से रिलेटेड है, नमी और मीठे की वजह से ये ट्रिगर करता है। मीठा खाने के भी बहुत ज़्यादा लोग शौकीन है कि हर खाने के बाद मीठा चाहिए उन्हें, और ये अगर हो गया तो फिर आप मीठा खाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। अच्छा। और जब आपकी गट हेल्थ सही नहीं होती तो ये और ट्रिगर करता है। बेसिकली छोटी आंत जो है वो लोगों की प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो फिर ये और उसको ट्रिगर करता है।
ओके तो इसमें ये है कि आपने नमी से अपने आप को बचाना है। अगर आप फंगल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, वुज़ू कर रहे हैं, नहाने के बाद हम वैसे ही थोड़ा सा टॉवल मारा और गीले प्रॉपर गीले अपने आप को ड्राई नहीं करते। ड्राई जब नहीं करेंगे तो फिर ये है कि ये फंगल इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा। दुनिया में इसका इलाज थोड़ा मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पर ख़वातीन में हम देखते हैं कि ये इन्फेक्शन बड़ा कॉमन होता है उनके जो प्राइवेट पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो दैट्स द रीज़न कि नमी रहती है, प्रॉपर ड्राई नहीं करते हैं, तो ये वजह है। उसमें देखें सफाई निस्फ ईमान कहा गया है, ठीक है, हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, ठीक है। और गर्मियों में ये ज़्यादा बढ़ता है। गर्मियों में देखें हमारी माएँ बहनें घर में काम करती चली जा रही हैं, काम ख़त्म करने के बाद भाई नहा लें, शावर ले लें, और रात को तो लाजमी लें गर्मियों में शावर। सारे दिन का आप काम का, चाहे मैन है वो मैन है, ठीक है, उससे नींद भी आपको अच्छी आएगी। और सर्दियों में आप नीम गर्म पानी से शावर लेंगे, आपको नींद अच्छी आएगी। तो सुबह की बजाय रात को बच्चों को नहलाएं जिन्होंने स्कूल जाना है। तो लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होता है कि वो गुस्ल नहीं करती हैं, ठीक है, वो नमी में रहती हैं, ठीक है, वो पसीना सूख गया, फिर काम किया, फिर नमी आ गई, ठीक है जी, और फिर 1-2 दिन भी लग जाते हैं, नहाने की कोशिश ही नहीं की जाती। नहा लिया करें, पानी से ना डरा करें। तो कई दफ़ा मेरे पास पेशेंट आए ना, मैं वो पल्स अगर चेक कर रहा होता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ गुस्ल डेली करते हैं, तो कई कहते हैं ये हफ्ते बाद करते हैं। तो मेरा आप यकीन करें बुरा हाल हो जाता, बुरा हाल हो जाता है ना कि मैं अब इस बंदे को क्या बताऊँ कैसे करना है। तो वो कहते हैं जी सर्दी बहुत लगती है। मैं कि भाई गर्म पानी इसलिए होता है कि अपने आप को साफ़ करें। और बच्चों में मैविश अमूमन ये ना स्कैल्प पे जो है ना, अपना सर के ऊपर बहुत तेज़ी से ये फैलता है बच्चों को जी। और ऐसे अगर बच्चों को हो जाए तो उसको स्कूल से अवॉइड कराएं, क्योंकि जहाँ पे बच्चे ने खारिश की, आपसे हाथ मिलाया, मुझसे मिलाया, मुझे भी लगेगा। यानी ये एक से दूसरे को फैलता है। मुतअद्दी मर्ज़ है उसमें ये कि उसने बेंच पे हाथ रखा, दूसरे ने रख दिया, ठीक है। तो ये बड़ा मसला बनता है इससे। और आपने जैसे स्टार्ट में कहा कि इसको लोग इजी लेते हैं, तो ये इजी वाली चीज़ नहीं है। इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कुछ लगाएंगे ठीक हो जाएगा। नहीं, ये बहुत मुश्किल सा काम है। तो इसमें कोशिश करनी है कि मैनीक्योर पेडिक्योर, आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, इसमें नेल फंगस बहुत आ रहा है। अच्छा, मैनीक्योर पेडिक्योर आप अपनी चीज़ें लेके जाएं, ठीक है, अपने पफ लेके जाएं, अपने ब्रशेस लेके जाएं। वो तो अब पता नहीं कितनों पे यूज़ हो रहा होता है। और कई दफ़ा आप देखें कि पफ थोड़ा सा गीला गीला भी लगा देते हैं, ठीक है, तो वो देखें कि वो नमी है सारी। अब वो किसी फंगल वाले को लगा के हमारे चेहरे पे लगाया, हमें तो लग जाएगा, ठीक है। तो ब्रशेस, मैनीक्योर पेडिक्योर, इसकी बहुत एहतियात। और टॉवल वहाँ का वो अपना लेके जाएं, कपड़ा जो बाजार से हर किस्म का मिलता है अपना लेके जाएं। ये इतना ज़रूरी है कि स्किन इन्फेक्शन जो है वो फ़ौरन ट्रांसमिट होता है। ये तो इतनी कॉमन ये चीज़ें हो चुकी हैं। ये तो बहुत है ना, आप गली मोहल्ले में देखें इतने पार्लर बने हुए, ठीक है, हाइजीन का ख्याल नहीं कर, इतना नहीं, जब बार बार टॉवल या ब्रशेस नहीं धोते होंगे। अब जो घर में लेडीज़ फारग बैठी हुई ना, कोई काम नहीं है, तो पार्लर खोल लेती हैं या टीचर बन जाती हैं। और टीचर भी ऐसी के मार कटापा करती हैं बच्चों को। टीचर तो होना चाहिए घर का गुस्सा जो है ना बच्चों पे 3 महीने पहले ट्रेनिंग दें बच्चों को कि छोटे बच्चों को डील कैसे करना है आपने। तो उनको पता ही नहीं होता, फारग है, BA किया हुआ, MA किया हुआ, CV दी, अगले दिन से वो टीचर हो गई। अब पता ही नहीं है कि बच्चों को हैंडल कैसे करना है। छोटे बच्चों को जैसे आप हैंडल करेंगे, बड़े होकर वो ऐसे बनेंगे। तो ये बड़ा मसला है यहाँ पे। ये चेक एंड बैलेंस जो है ना पार्लर्स में बहुत होना चाहिए, क्योंकि गंदगी यहीं से फैल रही। फिर जो हमाम पे मेल जाते हैं, तो इनको भी रेज़र, अपने कंघी, टॉवल ये लेके जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो भी आपको ट्रिमर उसने मारा ना, तो किसी को अगर थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो वो आप में ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि उसने तो उसको साफ़ करना नहीं है। अब बाहर के मुल्कों में हम जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने ऑटोक्लेव टाइप ना रखा होता है, कैंची, कंघी सब उसमें वो गर्म करते हैं। हमारे तो यहाँ पे वो मैं कई दफ़ा देख रहा होता हूँ कि पानी मार के तो बस वैसे ही। अच्छा, ये यहाँ पे भी ये जो आपने इक्विपमेंट्स की बात की, जैसे ये ब्रशेज और ये सारी चीज़ें साफ़ होती है, ये मशीनरी यहाँ पे भी आई है, बट वही अनफॉर्चुनेटली लेते नहीं है कि भाई क्या अब हमने उस पर 15-20 हज़ार रुपये खर्च करना है। मुल्क में जुर्माना है, अगर आपके वो पार्लर में नहीं होगा तो वो उसको जुर्माना कर देते हैं, सील कर देते हैं। एक बाहर की कंपनी थी, उन्होंने अपने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, तो साथ में ये चीज़ भी उन्होंने बताई, बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि खासकर सैलून वालियों को उन्होंने बुलाया था और उनको उन्होंने गाइड किया था कि ये चीज़ आपके सैलून के लिए मस्ट है। HIV एड्स हेपेटाइटिस इसी से फैलेगा, ठीक है ना। कट लग गया किसी बंदे को, ठीक है जी, और उसको पसीना जो है वो दूसरे को आपने लगा दिया, तो ये लिक्विड से ही चीज़ें फैलती हैं। तो ये आपके पार्लर को आप चेक करें कि इसकी हाइजीन लेवल क्या है।
बिल्कुल आप 500,000 उसको फालतू दें मगर बीमारी तो ना लेके आए। ऐसे ही तो हम ये कहते हैं ये सस्ता है, यहाँ चलते नहीं, हैं। उसमें ये कि फंगल इन्फेक्शन जो है मैनीक्योर पेडिक्योर अच्छा, यहाँ से पॉलर से लोगों को बहुत जा रहा है। इसका बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ना कि आप ये है कि इतना करवा रहे हैं और वहीं से आपको बार बार वो चीज़ें जो है वो मिल रही हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे पता चले, क्योंकि इसकी एक तो बॉडी पे यानी कि खारिश होना शुरू हो जाती है, तो क्या इसकी और भी कोई ऐसी है जी, अलामात खुजली के बहुत पता ज़्यादा चल होती जाए? है जी, खारिश बहुत ज़्यादा होती है, सुर्ख दाने बनते हैं, ठीक है, गोल्ड रिंग वर्म सा बन जाता है, ठीक है। तो उसमें ये है कि दिन रात आदमी खुजाता ही रहता है। अगर आप नहाने के बाद बाहर आते हैं और आपको खुजली शुरू हो जाती है तो समथिंग रॉन्ग, कि आप तो अच्छी तरह नहा के बाहर आए हैं, साफ सुथरे होके आए, तो फिर आपको इचिंग हो रही है, फिर आपका हाथ भी नहीं पहुंच रहा, ये बड़ा मसला होता है। किसी को बुला के कहा जाता है थोड़ा सा हाथ मारो तो अच्छा, मजे की बात है उससे वो जगह ही नहीं मिल रही होती जहाँ पे आपने खुजाना होता है। ओ मैं तेनू कह रहे हैं इधर कर, तू इधर करी जा रहे हैं, वो बड़ा मसला बनता है। ठीक है, चलो डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी है, ज़रूर। ब्रेक के बाद नाज़रीन मज़ीद इस पे बात करते हैं। ये रियलिटी है, हंसी मजाक अपनी जगह, बट ये चीज़ें इस वक्त कॉमनली पाई जा रही है। जो कि स्टार्ट में भी कहा कि हम फंगल इन्फेक्शन को या जो दीगर इन्फेक्शन है हम बड़े इसको लाइट ले रहे होते हैं, बट इसके ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं और बड़ी ये हमारे लिए पेचीदगियाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो मज़ीद इस पर आगे चल के बात करते हैं, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो हेल्थ के हवाले से टॉपिक है वो है फंगल इन्फेक्शन। इसकी अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हैं कि इतना ये कॉमनली हमें देखने को मिल रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका इलाज क्या हो सकता है, वो भी हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि ये खारिश जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे होती हैं, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा? डेफिनेट देखें, लोगों को सोराइसिस होता है जिसे हम चंबल कहते हैं, वो भी अंदर से सारा जिस्म आपका वेट होता है। ड्राई और वेट दो किस्म की चंबल होती हैं, अच्छा, ठीक है, उसमें भी लोग खारिश करते रहते हैं। और पूरा पूरा जिस्म से शहद जैसा पानी निकल रहा होता है, हेड से टो तक। ऐसे पेशेंट भी होते हैं कि चिपकने वाला पानी, ये क्यों बनता है डॉक्टर साहब? वो सारा जिस्म की आपकी ख़राबी होगी ना, और जिसको हाथ लगेगा उसको भी वो ट्रिगर करेगा। अगर घर में 2-3 पेशेंट हैं तो सबका इकट्ठा इलाज करवाएं। ये नहीं कि आप एक का करवा रहे हैं, 2 वैसे ही बैठे हुए, वो फिर और आगे वो सेल स्लीपर बन जाएंगे, वो आगे लोगों को फैलाते चले जाएंगे। तो सबका इकट्ठा इलाज होना चाहिए। जिस बिस्तर पे सोते हैं रोज़ाना धूप में, ठीक है, किसी की सॉक्स नहीं पहननी, किसी के जूते नहीं पहनने। अपने लोग लंडे से जूते लेके पहन रहे हैं, उनको कम से कम आप धोएं, धूप में रखें, गर्म पानी में। और पैंटें, जो लोग टाइट कपड़े पहनते हैं उनको भी ये फंगल इन्फेक्शन बहुत हो, जो टाइट ज़्यादा पहनते हैं ना कपड़े। और लोगों को चाहिए कि 3 से 4 घंटे बाद शूज़ सॉक्स उतार के हवा लगाएं। लोग सुबह पहनते हैं, रात तक तो वो नमी रहती है, नमी की वजह से डेफनेस जहाँ पे आएगी। जो लोग बेसमेंट में रहते हैं उनको एक तो जॉइंट्स पेन होता है जहाँ के सूरज की रोशनी का बने, और दूसरा फंगल इन्फेक्शन और स्किन स्केबीज वगैरह, सोराइसिस इन लोगों को बहुत ज़्यादा है जहाँ पे सूरज का अमल दखल नहीं है। और बेसमेंट में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, या ऐसे घरों में कि जो अंदरून अगर आप पिंडी देख लें तो उस ऐसे इलाके जहाँ बिल्कुल साथ साथ घर जुड़े हुए, सूरज नहीं आता, तो उन लोगों को भी जॉइंट पेन, दमा, और दमा और स्किन बाज़ दफ़ा ऊपर नीचे आती है। आप स्किन ठीक हुई तो दमा ऊपर आ गया, दमा ठीक किया तो स्किन ट्रिगर कर गई, तो ये अल्टरनेट भी चल रही होती है। तो दोनों को आप इकट्ठा इलाज करें। उसके बाद घर में सबको है तो सब इकट्ठा इलाज करें। ये ना हो कि अम्मी का पहले कर लें, अब्बू का कराई ना, तो वो स्प्रेड करेगा, बच्चों में भी चला जाएगा, फिर सारा सिस्टम जो है ना वो हो जाता है। ठीक है, तो इसका आप कल्चर करवाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा खारिश होती है तो कल्चर टेस्ट करवा के देखें कि कौन सा आपको जरासीम तंग कर रहा है। अच्छा, तो उसकी जो है वो मेडिसिन जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है। तो ये अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में है तो ये फंगस इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। जी बिल्कुल। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया हमारे गट में होते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप दही का इस्तेमाल करें, खीरे का इस्तेमाल करें, और केला ज़रूर रोज़ाना 1 से 2 केले खाएं। और खीरा भी रोटी खाने से आधा घंटा पहले अगर आप खाते हैं, तो रोटी के साथ खा रहे होते हैं आधा घंटा पहले अगर आप खाते हैं, डायरेटिक है ना बेसिकली, ये गुर्दे में पथरियाँ भी नहीं बनने देता, और आपका यूरिक एसिड बहुत बेहतरीन कर देता है, आपकी स्किन की बीमारियों को जो है वो बेहतर करता है। वेरी गुड, और आसान, सस्ता भी, इतना कोई महंगा नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, ये नाखून में जो फंगल इन्फेक्शन, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये जो हमारे नाखून ख़राब हो रहे हैं या कुछ, तो ये फंगल इन्फेक्शन है? इसमें मैं भी कलर देखें ना, आपका नाखून अगर नॉर्मल है तो अच्छा कलर है, ठीक है, नॉर्मल है बिल्कुल। हाँ,
اور جو لیڈیز زیادہ دیر نیل پالش یا اس کے اوپر وہ آج کل کوئی اور نہیں Artificial وہ لگاتے ہیں ناخن، ان کو بھی فنگس nails، انفیکشن ہو جاتا ہے، وہ extension کرواتے ہیں. اتارنا چاہیے. ہاں وہ بھی اس سے بھی فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو آکسیجن نہیں مل رہی، آپ نے اوپر سے کوڈ کر دیا، پینٹ کر دیا اس کو، اب نیلا ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے زیادہ تر ناخن، تو یہ فنگل انفیکشن کی نشانی. اور یہ اتنا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے انگوٹھے کے جو ناخن ہیں وہ خود ہی گر جاتے ہیں، مطلب اتنا زیادہ وہ ٹریگر کرتا ہے. ہاں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اسٹیرائڈ والی کریمیں نہیں لگانی ہیں. لوگ خود سے یا میڈیکل سٹور والے کو ڈاکٹر کہہ کے وہاں سے لے کے آ رہے ہوتے ہیں. جو اسکن اسپیشلسٹ ہیں آپ ان کے پاس جائیں، اینٹی فنگل انفیکشن کی کریمیں یا میڈیسن وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو دے سکتا ہے، نہ کہ کوئی میڈیکل سٹور والا اسٹیرائڈ کی کوئی کریم دے گا، تھوڑے دن آپ ٹھیک ہوں گے وہ پھر بڑھ جائے گا بہت زیادہ. تو آپ کے اگر نیل کی چینجز آ رہی ہیں بار بار تو پھر آپ کو فنگل انفیکشن. اوکے، پھر جا کے آپ نے اس کو چیک جی ضرور لازمی. کروانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ اگر بار بار ٹریگر کرے تو پھر ہم کیا کریں؟ یعنی ایک دفعہ علاج کروایا ہے پھر دوبارہ سے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم نے وہی صفائی کا خیال نہیں رکھا، صفائی کا یہ خیال بار نہیں بار کیا، trigger کرے وہی گا. چیزیں ہم نے دوبارہ یوز کر لی. ٹاول کو ہم نے دھوپ نہیں ڈالا، وہ دھوتے ہی نہیں ہے ٹاول 10 دن، اس کو آپ نے صاف ستھرا رکھنا ہے. یہاں پہ منوکا ہنی ایک ہوتا ہے، منوکا ہنی، ٹھیک ہے جی، یہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ملتا ہے، تھوڑا سا کاسٹلی ہوتا ہے. اوکے آپ نے 1 کپ منوکا ہنی لینا ہے، اس میں ایک چھوٹے سائز کا پیاز کاٹ کے چاپ کر کے ڈالیں گے، اور 1 پھول جو ہے لہسن کا چاپ کر کے اس میں ڈالیں گے. لہسن اور ادرک، لہسن اور پیاز، منوکا ہنی، عام ہنی میں نہیں. اس کو مکس کر کے روزانہ 1 چمچ کھائیں، ٹھیک ہے. یہ اینٹی فنگل ہے اور آپ کو بہت کلیئر کرے گا اور آپ میں طاقت بہت زیادہ آ جائے گی. یہ ویکنس پیدا کرتا ہے نا، اور آرام سے نہیں ملتا، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. بڑے سٹورز میں مل جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کوئی آسان چیزیں بتائیں جو فوراً مل جائے. اچھا جی، ڈیٹول آپ کے ہر گھر میں ہے، ہاں وہ تو 1 پاؤ سرسوں کا تیل، 2 چمچ ڈیٹول مکس کر کے رکھ لیں. ٹھیک ہے. اس کو صاف کیا کریں روئی کے ساتھ. اچھا تو اس سے بھی آپ کا جو اوپر سارا گند مند یہ لگاتا آسان ہے، یہ فوراً ہے، مل یہ آپ نے کرنا ہے. سرکہ آپ کے گھر میں ہوتا ہے ہاں. تو اس سے صاف کر لیں. اوکے پانی میں ڈال کے سرکہ نہا لیں. میٹھا سوڈا آپ کے گھر میں ہوتا ہے، 4 چمچ ایک ٹب میں ڈالیں، اس سے نہا لیں. اگر آپ کو بہت زیادہ برننگ اور صبح اٹھتے ہیں تو وہ ڈسپیپسی یا بد ہضمی آ رہی ہوتی ہے، پانی کا گلاس لیں تازہ، اس میں 1 چٹکی میٹھا سوڈا، اس کو پی لیں. آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی. 7 ارب روپے کے جو میدے کے کیپسول کھائے ہیں اس سے بہترین آپ کا ہو جائے گا. اسٹمک کے کیپسول کے پیچھے پڑے ہوئے جو ہم نے اتنے کھا لیے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں سمر میں تو لوگ جاتے ہی جاتے ہیں یہ سوئمنگ پولز میں، ونٹر میں بھی لوگ بڑا جاتے ہیں کیونکہ ونٹر میں بھی وہ بڑا وارم ایک فیلنگ دے رہا ہوتا ہے، تو سوئمنگ پولز میں ہم جاتے ہیں تو وہاں سے بھی انفیکشن اکٹھا ہوتا ہے. بیماریوں کا گڑھ وہاں پہ اگر ہائیجین کا خیال نہیں ہوگا اور پانی روٹیٹ نہیں کر رہا ہوگا تو وہ پھر گڑبڑ ہو اب جائے گا. دیکھیں نا ایک ٹائم میں وہاں پہ 10-12 لوگ نہا رہے ہیں، سوئمنگ پول کے اندر ہیں. دیکھیں پہلے کہا جاتا ہے کہ شاور لیں، ہاں پھر سوئمنگ پول میں جائیں، سوئمنگ پول کے بعد پھر شاور لیں. ہاں اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ کوئی گند مند لگا ہوا ہے تو وہ آپ واش آؤٹ ہو جائے، ٹھیک ہے. پھر پانی بعض پولز میں جو ہے وہ باہر نہیں نکل رہا ہوتا، وہیں پہ اندر ہی رہتا ہے، وہ بیماریوں کی گڑھ ہے. اگر پانی دیکھیں چینج ہوتا چلا جا رہا ہے تو وہ اس میں اتنے زیادہ آپ کو انفیکشن نہیں ہوتے. اور وینرل ڈیزیز جو گندی بیماریاں ہیں وہ اسی جگہ سے پھیلتی ہیں. سوئمنگ پول سے دیکھیں میل فیمیل نہا رہے ہوتے ہیں اکٹھے، ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری لیڈیز کو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں وہ جو کہ پانی کے ذریعے آپ کے منہ میں، ناک میں، گلے میں جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو وہ پرابلمس یہ آپ نے خود انسان نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے بیماریاں بانٹنی ہیں یا میں اوائڈ کر لوں، ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. تو ایک خوبصورت پول کو آپ گندا کرنے جا رہے ہیں تو اس کو سوچ لیں کہ آپ اپنی بیماری کسی دوسرے کو دینے جا رہے ہیں یا کہ دوسرے کی بیماری گھر لانے آپ کوشش کر رہے ہیں. اچھا ایک تو آپ نے کہا کہ ٹاول کو اپنے جو ہے وہ جرابیں، ٹاول، کپڑے، بیڈ شیٹ، یہ جو ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنا ٹاول یا ساکس کی بات کریں، شوز کی بات کریں، یا پھر ایون برش، ٹیتھ برش جو ہے نا وہ بعض دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لے کہ ٹریولنگ پہ نکلو میں تو اپنا بھول گیا یار اپنا دے دے مجھے. تو اس طرح کی چیزیں جب ہم شیئر کرتے ہیں تو اس سے بھی انفیکشن کے چانسز انتہائی گندگی وہی بالکل اوائڈ کرو. انتہا سے زیادہ گندگی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ لپسٹک بھی نہ لگائیں.
लेडीज़ जो है ना अच्छा दूसरे मैं तो के बड़े से अवॉइड करती हूँ, इवन चूँकि इदारा है वहाँ तो सारी चीज़ें मिक्स पड़ी होती, तो लिपस्टिक लगाने से पहले उसको मैं टिश्यू से पहले ऊपर से साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद में यूज़। देखिए आपका काम ऐसा है ना, आपको रोज़ाना मेकअप करना है, तो आप अपनी किट पास रखें। मेरे तो अपने बाकी मेकअप का सारा अलग है, सारी अपनी किट है, रखें, बिल्कुल ऐसे। और जिसने भी मतलब ये है कि रोज़ाना टीवी पे आना है वो अपनी किट रखे। हमारी तो बिल्कुल किट अपनी अलग होती है। हाँ, लेकिन अगर कोई लिपस्टिक इनकी लगानी पड़े तो पहले मैं उसको टिश्यू से ऊपर से साफ़ करती हूँ। आज से 10 साल पहले मुझे एग्जाम्पल हुई कि मेरा उन्होंने पफिंग की, हाँ। और सुबह जब मैं उठाऊँ तो दाने से चेहरा भरा हुआ था। उसके बाद मेरी गाड़ी में मेरी अपनी किट होती है, मैं खुद ही पफ शफ सारा करना होता है, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव इशू होता है, और कई दफ़ा उनके पास एक्स्ट्रा पफ नहीं पड़ा होता, वो गीले पफ से आपको भी लगा दे। तो अपनी चीज़ें जो हैं आप शेयर ना करें किसी के साथ, क्योंकि जितनी भी स्किन डिजीज़ हैं, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियाज हैं, ये सारे इसी तरह स्प्रेड करते हैं शेयरिंग से जो है ये वाली शेयरिंग शेयरिंग नहीं है। खाना पीना शेयर करें, हाँ वो शेयर करें, एक दूसरे के सुख दुख को आप शेयर ज़्यादा करें, पैसे हों वो शेयर कर लें, पैसे आप शेयर करें, आप किसी को लिफ्ट दे दें, गाड़ी अपनी शेयर करें, लेकिन ये वाली चीज़ें शेयर नहीं करें। ये इससे तो बीमारी बढ़ती चली जाती है। फिर आप ये देखें कि एहतियात हमारे लोगों में बहुत कम है। आप देखें कि लापरवाह बहुत है। स्कैल के ऊपर आपके फंगल इन्फेक्शन है, खारिश की, ठीक है, आपने कुर्सी पे बैठ गए, वो उठ के गया, मैं बैठ गया, उसको सैनिटाइज नहीं किया, सैनिटाइज कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। सैनिटाइजर का तो हमें कोविड में पता चला कि ये भी कोई चीज़ होती है, वो फिर इतनी महंगी होगी, 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए की मिलना शुरू। तो अभी तक कुछ लोग जो है उसको फॉलो करते हैं, दैट्स गुड, मैं समझता हूँ अच्छी बात है। तो अपने जो है नमी, आपके जिस्म में जिन हिस्सों में नमी ज़्यादा आती है उसको ड्राई करें। हर वुज़ू के बाद उंगलियों की, पाँव की उंगलियों की विब जो है टिश्यू से अच्छी तरह खुश्क करके, घर में टेल्कम पाउडर होता है वो डाल दें, ठीक है। इसके अलावा आपके घरों में एलोवेरा है, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, सस्ती भी है, और घर में आम है, और जंगलों में रोड के किनारे लगी हुई, आप ले आए एक, अच्छा घर में एक पौधा लगा है ना, वो इतना फैल जाता है, उसकी 3-4 जो शाखें काट के ना आप उसको आधा घंटा मेज़ पे रख दें ताकि उसके से पॉइजन निकल जाए, ठीक है। निकलने के बाद उसको फ्रिज में रख लें, डायरेक्ट नहीं लगाना, डायरेक्ट ना लगाएं, ठीक है। उसका स्लाइस जो है वो 1 चम्मच आप खाएं भी, और उंगलियों की विब में लगाएं भी। तो ये एंटी फंगल बहुत बड़ी क्रीम है, ठीक है जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। लोग इसको लगाते नहीं हैं, इसको लगाएं। वैसे 2 चम्मच अगर आप एलोवेरा का जेल ले लें, 2 चम्मच हल्दी ले लें, 2 चम्मच सिरका ले लें, इसका पेस्ट बना के रख लें, और जहाँ आपको है वहाँ अप्लाई कर दें। लोकल खाने वाली चीज़ मैंने मनोका वो हनी का बताया, ये लोकल आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये है कि वो आपको एंटी फंगल, क्योंकि ये बहुत बड़ी एंटीबायोटिक है जो आपकी हल्दी है, तो इसको असली हल्दी हो, ठीक है ना, ये मिट्टी शिट्टी ना पीसी हो, हल्दी लेके इसको अच्छी तरह, तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर करता है। फिर आप खाने के लिए, अगर आपकी गट हेल्थ बेहतर होगी तो आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स कम होंगी। लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि ये इसका साथ क्या ताल्लुक है। उसमें आपने क्या करना है कि 100 ग्राम इसबगोल का छिलका ले लें, आम मिल जाता है, और चिया सीड ले लें 100 ग्राम। चिया सीड इसबगोल बड़ा महंगा हुआ है, मैं 100 ग्राम ही बता रहा हूँ, थोड़ा सी बताएं, किलो नहीं बता दिया। 100 ग्राम चिया सीड, 100 ग्राम जो है वो आपने इसबगोल का छिलका, और 100 ग्राम फ्लैक्स सीड, जिसे हम अलसी के बीज कहते हैं। और सर्दियों में अलसी की पिनियाँ गाँव में बहुत बनती हैं, जिनके कमर दर्द रहती है वो लाजमी खाएं। पिनियाँ ना भी हो ना तो 1 चाय का चम्मच अलसी के बीज डेली याद करा दिया आज मैंने, आज अम्मा को कहना है पिनियाँ बनाना शुरू करो। उसमें ये कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा होगा, अलसी के इतने फ़ायदे हैं, और सर्दियों में तो बहुत फ़ायदा उठाएं। अच्छा हमारे प्रोड्यूसर साहब पूछना चाह रहे हैं अलसी क्या होती है, इसका फ़ायदा क्या है? जी, अलसी के बीज जो हैं ये इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के सीड्स हैं। जैसे सीड थेरेपी हो रही है, उसमें मैंने बताया कि जिन लोगों को मुसलसल कमर दर्द रहता है और पेन किलर से ठीक नहीं होते, 1 चाय का चम्मच डेली। तो इवन हमारे बुजुर्ग के आजकल बड़ों जवानों में भी है भाई, कमर पकड़ के बैठे होते हैं, सीधा नहीं हुआ जा रहा है। 1 पाव ले लें ना तो ये आपके 1-2 महीने निकल जाते हैं, ठीक है। इसको मोटा मोटा कूटना है, ग्राइंड नहीं करना, ठीक है, सिर्फ उसको कूट के, ठीक है, तवे पे 1-2 मिनट गर्म करके नीचे उतार लें, ठीक है। फिर आप 1 चाय वाला चम्मच रोज़ाना पानी के साथ किसी भी टाइम 2 टाइम भी ले सकते हैं, ठीक है। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड की अलाइनमेंट, आपका कमर दर्द, आपके जोड़ों के दर्द, ये इतने फ़ायदेमंद है। तो ये आपने, इसमें भी फंगल इन्फेक्शन के लिए भी आपको काम करेगा। 100 ग्राम
फ्लैक्स सीड, 100 ग्राम चिया सीड, 100 ग्राम इसबगोल का छिलका, ठीक है। इसका पाउडर कर लेना है। ओके, इसका पाउडर करके 1 चम्मच डेली खाना है। आपकी गट हेल्थ भी बेहतर होगी वेरी गुड। और आपका फंगल इन्फेक्शन भी सबसाइड। अच्छा, ये इनका हमारे बालों के साथ भी कोई कनेक्शन है? सब चीज़ों के साथ है ना जी। आप ये देखें कि चिया सीड आपके मोटापे को भी कम कर रहे हैं। वेरी गुड। आप जैसे चिया सीड सुबह रात को अगर सोक कर देते हैं ना, जो लोग खाते हैं, तो ये आपके पानी को खींच लेता है जिस्म के, ठीक है। तो आपके स्टमक को जो है ये बेहतर करके आपके मोटापे को जो है वो बेहतर करता है। ओके। अब आप ये देखें कि चिया सीड लोगों को समझ नहीं है कौन सा चिया सीड है। लोग तुख बलंगा को चिया सीड समझ रहे होते हैं। वो सर्दियों में ना खाएं, ठंडा होगा, आपके जोड़ों में बैठ जाएगा। जोड़ों में वैसे ही बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये ना बिठाएं। ये जो है चिया सीड्स, ये हमारा जो पेट की चर्बी है उसको कम करता है। आजकल ये बड़ा मसला, लोगों के पेट निकले हुए। सर उसमें ऐसा है महविश के 10 लोगों का अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएं ना तो 7 का फैटी लीवर है। अगर पेट निकला हुआ है तो फिर डेफिनेट फैटी लीवर है। आप उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं और वही चीज़ें खा रही होती हैं जो फैट बन रहा होता है। अब फैट आप देखें, लीवर की शेप इस टाइप की है, इसके ऊपर अगर ये चर्बी चढ़ गई ना तो ये सारा फैटी लीवर हो गया। ठीक है जी। तो आपका सबसे बड़ा ऑर्गन जो है ये ज़बरदस्त है, आप इसी को करप्ट कर देते हैं, फिर आपको शुगर बनेगी, फिर आपको लीवर कैंसर हो सकता है। लगेंगे तो 10-15 साल, मगर फैटी लीवर 7 लोगों को अगर 10 में से हो रहा है तो बहुत ज़्यादा है ये। इसको ठीक करें, उन चीज़ों को अपनी डाइट से निकालें जो फैटी लीवर को ज़्यादा ट्रिगर करती है। ये चिया सीड्स अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे कम हो? इससे बहुत ज़्यादा बेली कम होती है, आपकी सबकुटेनियस फैट कम होती है। जिन लोगों की कूट कूट के अंदर चली गई है ना, वो एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल, ये वाहिद ऑयल है जो कि आपकी सबकुटेनियस फैट को जल्द निकालता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन मज़ीद हम जानते हैं इस इन्फेक्शन के बारे में भी और आपकी मज़ीद हेल्थ के हवाले से। अभी वेट कम करने की बात करें, बेली फैट कम करने की बात करें, तो मज़ीद आगे चल के इस पर जानते हैं, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, आज का हमारा जो हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है वो है हमारा फंगल इन्फेक्शन, जो कि बड़ा कॉमन है, लेकिन हम इसको सीरियस बिल्कुल नहीं लेते। जब इसको सीरियस नहीं लेते तो फिर इसके जो डिफरेंट किस्म की कॉम्प्लिकेशंस है वो हमें सामने हमारे आती है, हमें फेस करनी पड़ती है, जो कि फिर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। इसी पे बात करें, डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि नॉर्मली हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो पब्लिक टॉयलेट का जो है वो यूज़ करना पड़ जाता है, मजबूरी बन जाती है, तो इससे भी ये फंगल इन्फेक्शन जो है ना वो हम साथ लेकर आ जाते हैं। गड्डी से अपना टॉयलेट ना लेके जाओ। गड्डी कितना ना लेके जाइए। बिल्कुल लेके जाते हैं, और बिल्कुल ही गंदी बीमारियां जो आपको पब्लिक टॉयलेट से मिलती हैं, ठीक है। और आपको पता नहीं होता कि लोग क्या गंद कर रहे होते हैं अंदर, ठीक है। आपका जो अगर वहाँ पे लोटा पड़ा हुआ है उसी में यूरिन पास कर देते हैं कई दफ़ा, ठीक है, और उसी में पानी डाल के जब नया बंदा जाता है तो उसको वो बीमारी टच हो जाती है। बहुत लोग, गंदगी है बहुत ज़्यादा। इसमें जितनी एहतियात की जाए पब्लिक टॉयलेट, अब ये एक मोटरवे पे अच्छा कर दिया उन्होंने, एग्जेक्टिव बना दिए हैं। 100 रुपया लेते हैं तो सुकून के साथ साफ सुथरा माहौल है। बाकी जो पब्लिक वाला बनाया उसमें तो बाहर जाके बंदा उल्टे पाँव वापस आता है, इतनी स्मेल और गंदगी है, वो सफाई का ख्याल नहीं करते। हालांकि आप देखें कि टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं मोटरवेज पे, टैक्स आप इतना देते हैं उसके अगेंस्ट आपको क्या मिल रहा है? खुराक अच्छी नहीं है मोटरवे पे, खाने महंगे हैं, बिल्कुल ऐसे, और कॉस्टली खाने हैं, उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। 50 रुपए का जो वहाँ पे लेस का पैकेट है वो 150 का मिलता है। मैं तो हैरान रह गई, मैंने कहा भाई 10, 20, 30 रुपए ऊपर ले लो, आप तो डबल चार्ज कर रहे हैं। इतना चार्ज करते हैं और चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो कहते हैं जी जिन्हों मर्जी शिकायत ला दो। अब कहने का मकसद है जब आपको इतनी खुली छुट्टी मिली हुई, आपके बैग पे फिर कोई है ना जो कह रहा है जिन्हों मर्जी शिकायत लगाओ। अब ये चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? लोगों को आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वीकेंड्स के ऊपर कितना रश होता है, तो आपको गंदी चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है, उसको भी आपका मैदा ख़राब हो जाएगा तो आप पूरे बीमार हो जाएंगे, गैस्ट्रो फैल जाएगा सारा। तो इन चीज़ों को भी हमने देखना है कि किस तरह हम कर सकते हैं। बेसिकली आप ये देखें कि अच्छा वहाँ पे जो सोप पड़ा हुआ होता है ये पब्लिक टॉयलेट में, उसको मुझे लगता है अवॉइड ही करना चाहिए। उससे अवॉइड करना, अपने वेट टिश्यू आप रखें, ठीक है जी, और हैंड सैनिटाइज़र जैसे अब हमें कुछ आदत है कि हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये ज़रूर ऐसी चीज़ें अपने बैग में आप रखें। ट्रैवल कर रहे हैं तो ये चीज़ें मिलते हैं, आप अपने बैग में हैंड कैरी वॉश कर रख सकते लें, हैं। बिल्कुल हैंड वॉश रख सकते हैं, सैनिटाइज़र रखें, वेट टिश्यू रखें, ठीक है। ये आप चीज़ें जो हैं वो साथ साथ कर सकते हैं। फिर आप फ़ौरन वुज़ू करके सॉक्स ना पहना करें, ओके, ठीक है जी, वहाँ से फिर नमी और फैलती है, ठीक है। फिर आपने 10 घंटे शूज़ ही पहने। अच्छा देखें ना, ये हमारी लापरवाही है ना डॉक्टर साहब। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं
मोटरवे पे या कहीं भी, तो हमारी गाड़ी में एक स्लीपर तो होने चाहिए। होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। टॉवल आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसमें ये है कि आपकी वैनिटी होनी चाहिए साथ। अगर हाँ बिल्कुल, अगर आप 5 घंटे की ड्राइव कर रहे हैं या 10 घंटे की, लोग कराची भी जाते हैं तो 16 घंटे की ड्राइव बनती है, तो वो चीज़ें आपके पास एमरजेंसी वाली सारी अद्वियात होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। टॉवल, मैं तो स्लीपर 4 घंटे का सफ़र करती हूँ, सारी चीज़ें साथ लेके जाती हूँ। बड़ा ज़रूरी है। तो उसमें ये है कि जब आप एहतियात कर लेते हैं तो फिर आपका परहेज़ जो है वो बच जाता है। बीमारी आपसे दूर रहती है। मुझे बताइएगा जो कॉन्स्टिपेशन वाले जो लोग हैं उनको भी ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है? डेफिनेट कॉन्स्टिपेशन तो मदर डिजीज़ है हमारी बॉडी की। अगर कॉन्स्टिपेशन होगी तो आपको सब सर में दर्द होगा, सुस्त होंगे, अगला खाने का दिल नहीं करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरा, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में नमी आती है। अच्छा, उन लोगों को ये उनको फंगल भी है। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ख़ासतौर पे उनकी टांगों पे हाँ। और इधर एरियाज़ के ऊपर उनके स्पॉट पड़ जाते हैं, दाने निकलते हैं, वो ददर सी बन जाती अच्छा, है। ये आपने ये डायबिटीज़ की बात की, ये लोग ज़्यादा इफेक्ट क्यों हो रहे होते हैं? मतलब आप देखें तो कहीं ना कहीं इनको ये इन्फेक्शन रहता ही है। इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है ना। अच्छा। ये टिल डेथ वाली बीमारी है ना, इन्होंने मैनेज होना है, इन्होंने ठीक नहीं होना। हाँ, ठीक नहीं होना, ठीक है, सही क्योंकि वो ऑर्गन फेल हो गए ना आपके, तो ये नमी आ जाती है इन लोगों की और इनकी इम्यूनिटी नहीं आती, जिनकी कुव्वत मुदाफ़त अच्छी नहीं है, उनको भी फंगल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी होता से रहता है। लाजमी है, उनको भी अच्छा। होता है। तो ये जो हम टोटके करते हैं, ये घरेलू टोटके, मैंने बताएं कितने ये ज़बरदस्त। नहीं, ये अच्छे हैं। उसमें मैंने स्टार्ट में ये बताया है कि अगर कोई स्किन स्पेशलिस्ट आप अफोर्ड कर सकते हैं हाँ। तो आप उनको ज़रूर दिखाएं और साथ हेल्पिंग हैंड पे ये करें। ओके। ये ना कहें कि डॉक्टर साहब उस पे बता गए हैं तो मुकम्मल ये शुरू डिपेंड नहीं नहीं, करना। उसमें ओके। ये है कि ये आपके हेल्पिंग हैंड। ठीक है। आप घर में मतलब स्टीरॉयड क्रीम की बजाय मैंने कहा सरसों के तेल में डिटोल लगा के कर लें तो साफ़ हो जाएगा, सिरके से साफ़ कर लें। क्योंकि अगर ज़्यादा वो बढ़ जाता है हाँ। तो आप कहें कि डॉक्टर साहब ने ये टोटका बताया था, नहीं, हमने तो यही करते रहना। हम लोग ये इसलिए टेलीविज़न पे मैं साथ साथ कहता हूँ कि अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलें ताकि वो ही आपको बेहतर समझ सकता है और जो आपके वो टेस्ट करवाना चाहे, कल्चर स्किन का कराना चाहे, फंगस इन्फेक्शन का कल्चर करवाना चाहे, ठीक है। 5-6 दिन में उसका टेस्ट आएगा, क्या चीज़ आपको तंग कर रही है। टेस्ट इसका एक्सपेंसिव है? थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। थोड़ा सा। हाँ, तो उसमें ये है कि हेल्थ बजट तो बनाना नहीं है, इसलिए तो वो एक्सपेंसिव लगेगा ना। अच्छा, हमने बजट बनाना है, इतना बिल देना है, इतना रेंट देना है, इतने की ग्रोसरी करनी है, इतने की शॉपिंग करनी है, इतना पेट्रोल के लिए है, कपड़े भी ले हेल्थ लेते का हैं, बार-बार हाँ, वही कपड़े ना, भी ले शॉपिंग के बात की ना, तो मैंने वो, लेकिन हेल्थ का हम बजट कहाँ है? सर में दर्द होता है ना, हाँ। तो इसकी कई रीजंस हैं। लेकिन हम हमने 2 एक गोली रखी है। वो खा के हम उसको सबसाइड कर देते हैं। वो अब पता नहीं कि आपको किसकी वजह से हो रहा है। अभी आपने कब्ज़ की बात की है, तो कब्ज़ की वजह से भी सर दर्द भाई, उसकी रूट काज ख़त्म करो। आप डिस्प्रिन पैनाडोल खाई जा रहे हो, तो वो ही नहीं ठीक किया। आपने 600 कैलोरीज वाला बर्गर खा के घर जाके रोटी भी खाई, वो 1500 और कैलोरी, कोई अपने वॉक नहीं की, कोई वॉक नहीं, कोई activity एक्सरसाइज नहीं, उसको हाँ। बर्न नहीं किया ना Yes. आपने। तो एक वो तो नॉर्मल constipation इंसान को होगी। जो है 2500 से 3000 कैलोरीज पर डे चाहिए, तो वो लोग नहीं करते। अब यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन छोटे बच्चों में भी आ रहा है, जो माएँ डायपर पहना रही हैं। बहुत ज़्यादा। इतनी गंदगी है कि अब यूरिन पास हो गया, माँ को तो नहीं पता कब कितनी दफ़ा यूरिन पास हुआ, बच्चे स्टूल पास कर दिया, 6-6 घंटे एक ही पैम्पर। इससे मैविश इतनी ज़्यादा बीमारियाँ फैलना बच्चों में शुरू हो गई हैं, rashes और बच्चों ये में चीज़ें, रैशेज़ हाँ, और ये common हो किडनी की तरफ रिवर्स मारता है ना यूरिन आपका, वो गंदगी जो है ना वो किडनी की तरफ जाती है। अब वो इतना कॉस्टली हो गया। हम छोटे थे तो हमारे तो कपड़ों के वो बनती थी चीज़ें, ठीक है सारी। अच्छा, लिटरली वो अम्मा जो है वो अक्सर भाभी को कह रही होती है, हमने भी तो बच्चे पाले हैं, ये पैम्पर हमारे ज़माने में तो कोई नहीं थे, अब के बच्चों को पैम्पर चाहिए। देखें आपकी जेब पे बोझ भी है ऐसे ही, और इतने महंगे हैं। इतने महंगे हैं तो माँ फिर कहती है एक दिन ही जी पूरा चलाओ, हालांकि 6 चलने चाहिए, हर घंटे बाद बदलें आप उसको। आपके बच्चे की हाइजीन ठीक होगी। रैश इतने बुरे पड़ते हैं क्योंकि ये गर्माइश है ना, ऐसे ही। और आपके प्राइवेट पार्ट जो है मेल फीमेल दोनों के खराबियां आ रही हैं इसकी वजह से, और ये इंडस्ट्री बढ़ती चली जा रही है, लोग इसके ऊपर बात नहीं करते। अब देखिए ना डॉक्टर साहब, अगर कहीं जाना है, आपने मेहमान किसी के घर आपने जाना है, कोई ट्रैवल करना है, वो घर से लगा के जाएंगे उस डेस्टिनेशन पहुंचने तक, वो लगा रहेगा, वहाँ जो आपके दावतें चल रही है वो होंगी, फिर वापस आके आप देखेंगे अच्छा मैंने इसका डायपर भी चेंज इतना टाइम गुजर गया इतना ना, टाइम गुजर और गया। बच्चा बोल नहीं सकता, हाँ। उसको तो पता ही नहीं अच्छा, है। वो रो रहा होगा, ये कोई इसको भूख लग रही है, नींद आ रही है, ये नहीं देखेंगे कि कोई और मसला भी है। डायपर, ये जो है ना, ये भी फंगल इन्फेक्शन बच्चों में अर्लियर एज में जो है
یہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا. ہاں. پھر ریشنل کریمیں بچوں کو لگائی جاتی ہیں. ہاں. سب سے اچھا اس کا جو گھر میں آپ کر سکتے ہیں سرسوں کے تیل میں پانی مکس کر کے لگائیں, یہ سب سے بڑی کریم ہے. اوکے. اور یہ فوری طور پہ بچے کو سودنگ افیکٹ دیتی ہے کیونکہ ریڈنس آئی ہوتی ہے. اب بڑے بندے کو مطلب ریش آ جائیں تو وہ پریشان ہوتا ہے کتنے مسئلہ تکلیف بنے. دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ لازمی آپ بچوں کو جو ہے کوشش کریں کوئی آلٹرنیٹ سوچنا چاہیے. میں تو یہ گزارش کروں گا کیونکہ یہ بہت کاسٹلی, جیب پہ بھی دیکھیے کاسٹلی ہے. نا, آپ نے بچہ پیدا کیا ہے تو اس کی کیئر, حفاظت, وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو اگر بچہ بار بار سسو کر رہا ہے تو آپ اس کے کپڑے چینج کرتے رہیں, نہ کہ آپ اس کو پیمپر لگا دیں کہ بس اب مجھے 6 گھنٹے 8 گھنٹے پورا دن اس کو دیکھنا نہ پڑے. دیکھیں اویئرنیس ٹی وی کا مقصد ہی ہے, ریڈیو کا مقصد ہی ہے کہ لوگوں تک اویئرنیس پہنچے. یہ اب اگنور کرنے والی بات ہے. لوگ کہیں گے ٹی وی ڈرامے سے نکلیں گی تو وہ کیئر کریں گی. اب ہمارا پروگرام چل رہا ہے تو لوگ کہیں گے ڈاکٹر صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, مگر اس میں حقیقت ہے, سچی باتیں کر رہے ہیں. اس میں حقیقت یہ ہے کہ بچوں کو بیماریاں ارلیئر کڈنی کی بیماریاں ہو رہی ہیں. اب کڈنی دیکھیں سنڈروم شروع ہو, یہ بچوں کے ڈاکٹرز ہیں بھرے پڑے ہیں ان کے کلینک, ہاسپٹلز میں جائیں تو پیڈس کے جو ڈاکٹر ہیں ان کو باری نہیں آ رہی. آپ یہ دیکھیں نمونیا بچوں کو ہو رہا ہے اس کی وجہ دیکھیں سے. تھوڑا سا سٹول آپ کے جسم پہ لگ جائے تو ہم کیسے صاف کرنے کی کوشش کریں. صحیح ہے. اب 6 گھنٹے سٹول کر کے بچہ پھر رہا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا. آپ یہاں سے اندازہ کریں نا, ایک پیمپر گندی چیز بن گئی ہماری زندگیوں میں, ہمارے بچوں کی صحتیں اچھی نہیں ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہم اس کو جو ہے آلٹرنیٹ کوئی چیز ہو, کیونکہ گرمائش دیکھیں اس میں کتنی ہے. اس میں وہ جو آپ کی رضائی والا کاٹن ہے وہی بھرا ہوا ہے, وہ بھرا ہوا ہے. تو آپ بچوں کو اتنے اور ایک اور گندگی بعض لوگ کرتے ہیں کہ دھو کے دوبارہ پھر بچوں کو وہی لگا دیتے ہیں. یہ اس سے بھی زیادہ گندگی ہے. یہ بھی بہت لوگ کریں گے, مہنگا بہت ہے ڈاکٹر صاحب, بس کی کریے ایسی تو ایک ہی دھو کے لائی جا رہے. او بھائی وہ ڈسپوزیبل ہے, اس میں اتنا گند ہے, وہ اتنا کامن سینس نہیں ہے نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جیب پہ بوجھ ہے. 50 روپے کا ایک ڈائپر. اچھا نہیں ہے کہ اگر بچے نے آپ اس کو سسو آپ نے صاف کرنا تو آپ اس کے کپڑے بدل دیں, ڈیفینیٹ نہ کہ وہ بیماری آپ اس کو واپس اس کو لگاتے رہے. پھر کہیں گے بچوں میں یہ پرابلم ہماری زندگیوں میں تو یہ 20-25 سال سے ہی آیا نا. پہلے بھی تو بچے پلے ہی ہیں نا. ہم تھے, آپ تھے, ہم اسی کے بغیر بھی, پیمپروں کے بغیر ہی ہم رہے ہیں. کوئی یہ پیمپر نہیں تھے. آج بھی ہماری جو مائیں اور دادی ہیں نا وہ ڈانٹتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ مصیبت آ گئی ہے. ہمارے بچوں کے ٹائم میں تو نہیں تھے, ہم نے تو ان کو پالا, کبھی کوئی بیماریاں نہیں ہوئی ہیں, کبھی کچھ نہیں ہوا. آج کے بچوں کو پیمپر بھی لگاؤ اور ساتھ میں بیماریاں بھی آ رہی ہوتی. ڈیفینیٹ. میرا ایک کلپ بھی اس کے اوپر بڑا وائرل ہوا ہے, تو میں کہہ رہا ہوں کوئی کمپنی والے ڈھونڈ نہ رہے. نہیں صحیح ہے, کمپنی والوں کو بھی سوچنا چاہیے. وہ اوپر لکھ کے بھیجے کہ یہ 1-1.5-2 گھنٹے سے زیادہ اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. ایکسپائری ٹائم لکھ دیں, ایکسپائری ٹائم ہے, ہاں, کہ یہ اس کے بعد استعمال یہ آپ کی سجیشن جو ہے نا, یہ میں بار بار ٹی وی پہ بتاؤں گا, یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے. بالکل صحیح. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اب جو ہمارے بھائی ہیں دیہاتوں میں رہتے ہیں, جو جانوروں کی بھی کیئر کرتے ہیں, گائے بھینسیں بکریاں جنہوں نے رکھی ہوئی ہے, کیونکہ یہ بھی ضروری ہے, ان کا شوق بھی ہوتا ہے, ضروری بھی ہے, تو جانوروں کو بھی فنگل انفیکشن ہوتا ہے بہت زیادہ, ان کو بھی. تو کوشچن میرا یہ ہے کہ اب چونکہ ایک تو ہم نہیں پراپر اپنی جانوروں کی کیئر بھی نہیں کر رہے, تو ان کو پراپر ان کو بھی شاور نہیں دے رہے ہوتے ہیں, نہلانا ان کا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے, کیئر کرنا, تو ان کو انفیکشن ہو جاتا ہے, تو اس سے پھر انسانوں میں وہ آ سکتا ہے. لازمی بات ہے, وہ تو جہاں جہاں ہاتھ لگے گا اور ان میں جو پرابلم ہے اسکن کی جانوروں میں, وہ پھر آدمیوں میں سپریڈ ہوتی ہے. آدمی اپنے گھر جاتا ہے, وہ نہانے دھونے کا خیال ہی نہیں کرتا, ونڈا وغیرہ ڈال کے سارے جا کے دھو کے ہاتھ تو کھانا کھا لیتا ہے. بھائی نہانا ہے آپ نے, اس کو واش کرنا ہے اپنے جسم کو. جتنے میڈیکیٹڈ سوپ ہیں کائنڈلی وہ آپ لوگ نہ یوز کریں. اسکن ڈیزیز میں, فنگل انفیکشن میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لا کے تو اس سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے, وہ زیادہ کر دیتے ہیں. اس کے خاص سوپ بنے ہوتے ہیں جو آپ کا ڈاکٹر بتا سکتا ہے. نیم آپ کے ارد گرد عام ہے, نہیں تو پنسار سے ڈرائی لے لیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو پانی میں ابال کے اپنے ٹب میں ڈال لیں, اس سے آپ کے فنگل انفیکشن بہت بہترین ہو جائے گا. تو آپ نیم کا سہارا لیں. نیم سے بہت سارے شیمپو بنے ہیں, آئل بنا ہے نیم کا. نیم کا آئل سکن کے لیے بہت زبردست ہے, وہ آپ کو مل جاتا ہے, اور روئی کے ساتھ جگہ جگہ آپ لگائیں, آپ کی سکن جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. ہماری مائیں ہمیں نیم ابال کے دیتی تھی, پھوڑے پھنسیاں ختم ہو جاتی تھی, ہم پیتے تھے. اب وہ صافی کے نام سے اویلیبل ہے چیزیں, تو وہ بچوں کو گرمیوں میں آپ ضرور 1-2 بوٹلز پلائیں, کیونکہ سکن ڈیزیزز جو ہے وہ گرمیوں میں بہت زیادہ آتی ہیں. اس میں خاص طور پہ مینگو لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں, تو اس سے بھی یہ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے.
ओके तो गर्मियों में ये ज़्यादा है फंगल इन्फेक्शन। ठीक। अच्छा गर्मियों में ज़्यादा है, हाँ वो नमी का आपने वो बताया एग्जैक्टली ये गर्मियों में ज़्यादा होता है, लेकिन अभी सर्दियों की बात करें ना तो इसमें भी जो हम हीटर लगा रहे होते हैं, ये इतने मोटे मोटे उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, उससे भी तो हो सकता है। उससे भी देखें बाज़ लोगों को वुलन से भी एलर्जी होती है जिसम में, ठीक है, फिर आर्टिकेरिया बन जाता है, कुछ लोग गोश्त खाते हैं तो फ़ौरन तड़प्पड़ से बन जाते हैं, दाल खाने से तड़प्पड़ बन जाते हैं, ड्राई फ्रूट खाने से तड़प्पड़ बन जाते हैं, स्किन स्वेल कर जाती है, तो उसका भी आप चेक करा के उसकी वैक्सीन वगैरह आप लोग कराएं। अच्छा, क्योंकि फूड एलर्जीज में आ जाता है। फिर अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो हम हीटर के आगे पानी रखते हैं, इन्वर्टर में पानी नहीं रखते, वहाँ से भी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ भी पानी कमरे में रखना है। ये हाँ हमने लास्ट में बात की थी, आपने बताया था। तो वो लाजमी आप एक डब्बा जो है ना पानी रखें, इन्वर्टर चल रहा है, आप लोगों को खुश्की हो रही है, तो आपको समझ ही नहीं आ रही है, सांस भी बेहतरीन नहीं हो रही है, तो वो पानी रखेंगे तो आपके कमरे का एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, नॉर्मल रहेगा। ओके, और अगर ये बिजली वाला हीटर लगाया हुआ है तो वो तो पानी सामने ही रखें उसके उसके भी सामने होना चाहिए। खुदारा सर्दियों में सब चीज़ें बंद करके सोएं। हाँ कोई चीज़ ऑन करके आप जब हाँ, लहाफ वो में चले इन्वर्टर जाते है हैं या बिजली का कुछ भी हीटर है, है, आप गर्म खुद ही हो जाते हैं, ठीक है ना, हाँ, वो आपका कंबल आपने टेम्परेचर लिया, के साथ कंबल लिया, वार्म हो रज़ाई ली हुई जाएंगे। है, हीटर की गैस चलेगी, इसीलिए आप देखें सर्दियों में बहुत ज़्यादा हादसात होते हैं। तो हर चीज़ जो है जो ऐसी है ऑन ऑफ वाली है, उसको जी। रात को चेक करके आपने सोना है कि हमने ऑफ कर दी है कि नहीं, तो उसको ऑन ना छोड़ें किसी भी चीज़ को, क्योंकि हादसात से बचें। ऑफ कोर्स। और इवन के कोयलों वाली अंगीठी भी कमरे में रख के ना सोएं, लोग वो भी रख के सो जाते हैं क्योंकि माइनस भी चल रहा है ना, तो धुआं और वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाती है जिसम में, आप जब इनहेल करते हैं आपकी डेथ हो जाती है। ओके, तो कोयले वाली भी जब तक आप जाग रहे हैं अंगीठी अंदर रहेगी, उसके बाद बाहर जाए, जब आप सोने लगे तो आपने उसके ऊपर पानी डाल दें, बंद करें, बंद करें, बुझा ख़त्म के कर उसको, दें, ये हाँ। ना कि बाहर रखें तो वो कोई और कोयले है ना, चिंगारी कुछ, निकल हाँ, जाए, कहीं और वो तो ये खतरा, एहतियात, नुकसान। छोटी एहतियातें हम बता रहे हैं, तो ये ज़िंदगी आपकी लाइफ जो है वो सेफ हो। फ़ायदे इसके बड़े हैं, जी छोटी छोटी एहतियात से आपको बड़े फ़ायदे हो सकते हैं और आप बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, परमानेंट कोई फंगल इन्फेक्शन का इलाज मुमकिन है, या वही जैसे डायबिटीज़ की बात करते हैं तो केयर ज़रूरी है, तो इसके साथ भी? स्किन की बीमारियां जो हैं ये बड़ा टाइम ले जाती हैं, ख़ास तौर पे अगर हम चंबल की बात करें, फंगस इन्फेक्शन की बात करें, ये 10-10 साल भी ले जाते हैं, और लोग 6-6 महीने ठीक हो जाते हैं, हाँ, उसके बाद फिर ये फिर से। निकलती है, हाँ। क्योंकि तेज़ मिर्च मसाले हम नहीं छोड़ते, बाहर के तो खाने हम भाई, नहीं छोड़ते, टेस्टी। स्पाइसी, अब इसमें बड़ा गोश्त और चावल बहुत ज़्यादा मसला करता है, मीठा बहुत ज़्यादा मसला करता है स्किन डिजीज़ में। अब जिसको लगा हुआ है कि उसने बिरयानी खानी है, मिर्चों वाली, आंसू निकालने वाली, उसने तो खानी है। डॉक्टर पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं, मैं लिटरली एक दफ़ा मैंने खाई, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो बिरयानी मुझे खानी पड़ी, तो यकीन करें मैं घर ही मेरा स्टमक ख़राब हो गया उसकी वजह ऐसे ही है, मैं तारिक रोड कराची गया हूँ, तो बड़ी मशहूर बिरयानी कराची थी, बिरयानी। मैंने वो खाया, डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी आंखों है, से आंसू निकल। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ये ज़रा कराची बिरयानी की भी हम क्लास लेते हैं, और ये जो मसालेदार खाने खाते हैं उनकी भी क्लास लेते हैं, लेकिन आफ्टर द ब्रेक साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेर। आज का हमारा टॉपिक हेल्थ के हवाले से जो था वो है फंगल इन्फेक्शन, जो कि बहुत कॉमन हो चुका है, इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हमने ज़रूरी समझा कि इस पर बात करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, हम ज़रा बिरयानी की क्लास ले रहे थे कि ये जो बिरयानी लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं स्पाइसी, जब तक सी नहीं करना तब तक उन्हें मज़ा नहीं आना उस खाने का। हमारे भाई बहन कराची में बहुत ही स्पाइसी खाते हैं, निहारी, कुछ निहारियाँ इतनी मशहूर हैं कि लाइन में लग के आपको लेनी पड़ती ऐसे ही हैं, है। ठीक है। हमारे पिंडी में भी एक आपने निहारी, तहज्जुद के वक्त उठ के जाना है वो वाले हाँ, खाने 4 बजे खाने के लिए, हाँ। तहज्जुद के वक्त वो बैठ जाते हैं और 6 बजे ख़त्म भी हो जाते हैं, तो लाइन में लाहौर लगे, में भी यही हाल है, लाइन में लगे होते हाँ। हैं। तो खुदारा जिन लोगों को स्किन की बीमारियां हैं वो लाइन में ना लगें, बड़े गोश्त की निहारियां ना खाएं, मिर्च मसाले ज़्यादा ना खाएं, हाँ। आपकी स्किन की डिजीज़ आगे से आगे चलती जाएंगी, अच्छा, इससे बढ़ती हैं बहुत ज़्यादा। और चावल कम खाएं, बादी होते हैं, तो ये भी आपकी स्किन की डिजीज़ को प्रॉब्लम करते हैं। और बड़ा गोश्त इसमें जो मोटा है भी तो करते हैं ना, मोटा तो करते ही हैं, क्योंकि इसमें ताकत तो है नहीं है ना। बस और अब फूलते जाएंगे। ब्राउन चावल जो है ना वो आप लोग कोशिश करें कि वो ज़्यादा खाएं जिनको डायबिटीज़ भी है। अच्छा, वो इतने हार्मफुल नहीं है। ओके, तो ब्राउन वो चावल तड़का लगा के, नहीं, बाजार से भी ब्राउन चावल मिलते हैं, बाजार से? हाँ बाजार से भी मिलते हैं। तड़के वाले तो अलग है ना, वो तो सफ़ेद को आप तड़का लगा रही हैं ना, तो ब्राउन चावल एक बाजार मैं में तो आसानी कर रही थी। हाँ, ब्राउन चावल जो है वो बाजार से मिलते हैं, वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, तो वो अगर आपको आदत है तो वो आप उसको चेंज कर लें, चिट्टे चावलों से दूसरे ब्राउन चावलों पे आ जाए। ओके। तो ये अगर आप खाते लेकिन हैं, आजकल तो हमारे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा वाइट चावल खाने, साथ में साग पका के। वो तो
जुबान का चस्का कभी वो नहीं तो खत्म। खत्म नहीं होना। देखिए मैं ये जो मैंने चीज़ बताई खारिश ना, को ये बड़ी कॉमन है। खारिश को हम कहते हैं अभी ठहर जा, हम सबर ये खा वेट लें, कर लो, वेट थोड़ा करो सा मैं खा ज़बान लूं। का चस्का थोड़ा सा। तो वो ये कि चीज़ें ऊपर से ऊपर जाती हैं। हाँ। आपने ये एहतियात करनी है कि आपका कंबल कोई दूसरा ना ले। ऑलराइट, आपको फंगल इन्फेक्शन है, आपकी चादर, आपका टॉवल, आपका टूथपेस्ट, आपका रेज़र, कोई भी चीज़ें हैं। कोविड की तरह बिल्कुल सारा कुछ अपना साइड कर ले। और अगर स्कैल्प के ऊपर आपको फंगस हाँ। है तो घर में एक ही कंघी रखी होती, सारे ही मार रहे होते हैं, वो पता ही नहीं तो होता। ये अवॉइड करना चाहिए इससे। और वाकई इसमें कोशिश करें कि कॉम अपना अपना। कॉम अपना, और मारने के बाद गर्म पानी से धोए वो बंदा, वो भी ना ये कि वहाँ पे रख के वही चला रख जाए। दिया, वहाँ पे दूसरी कंघियाँ अगर 6 रखी हैं तो साथ वो जोड़ साथ हाँ चिपक के वो ना, उनका भी। अपनी अपनी कंघी के ऊपर नाम लिखें और उसको ये कि धो लें। ये एहतियातें हैं अच्छा, जिससे तो डॉक्टर साहब छोटे छोटे पैकेट बॉक्स भी मिलते हैं कि आप अपने जो Definite, आपके सारी कंघे चीज़ें आप ब्रशेज रख जितने सकते भी हैं, आप उसमें बिल्कुल। बंद करके अलग रखें। बिल्कुल, घर में भी अगर 5-6 लोग हैं तो उनकी हर अपने-अपने चीज़ boxes अलहदा होनी रखें, हाँ। चाहिए और इकट्ठा इलाज सबका होना चाहिए, एक एक का ना करें वो क्योंकि फैलता जाएगा। दूसरी बात ये कि कभी हम जिस फोम के गड़े में रात को फिट हो जाते हैं उसको हम धूप नहीं लगवाते, हाँ, उसको लाजमी, क्योंकि वो गड़ा है ना रात को फिट होना है उसमें, उसको भाई धूप लगवाएं और उसको सीधा पुट्ठा किया करें हाँ। ताकि वो बेहतर इधर से उधर कर दें थोड़ा अच्छा सा। ये चीज़ डॉक्टर साहब मैं करती हूँ। एक तो ये बहुत धूप ज़रूरी वाला है। काम ये तकरीबन हर महीने, और दूसरा उसकी साइड चेंज करना। बहुत ज़रूरी है, जैसे गाड़ियों के टायर चेंज करते हैं ना, अगले पीछे और पीछे हाँ, आगे चेंज करने बिल्कुल ऐसे। तो इन चीज़ों का ख्याल करते हैं, अपने भी इस टायर का अपने ख्याल गाड़ी के तो ये हमारी ये भी हमारे टायर होते हैं, इनका ख्याल करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एंटी फंगल है, क्रीम में निकली हुई होती हैं, लोशन डिफरेंट निकले होते हैं, या ये मेडिसिन निकले होते हैं, ये काफ़ी होती है? जी बिल्कुल, मैं फिर ये कहूँगा कि खुद से कोई भी स्टीरॉयड वाली क्रीम अगर आप बाज़ार में सस्ता करने की वजह से, क्योंकि जो मेडिकल स्टोर वाला होता है उसे हम फुल डॉक्टर समझ रहे हाँ होते हैं, ठीक बिल्कुल, है, कि तो मुझे कहता है ये जी इन्फेक्शन है, ज़रा फलां क्रीम ट्यूब दे दे। वो इसलिए कि जहाँ पे स्किन का डॉक्टर बैठा होता है ना, वहाँ पे उसको पता चल जाता है कि ये पर्ची मेरे पास बहुत आ रही है, ये क्रीम ठीक होगी, तो वो अब ही देना शुरू कर दें। वो 2000 डॉक्टर के भी गए और 500 की फिर वो हम कहते हैं उस क्रीम या दवा का असर क्यों नहीं हो रहा? अब डॉक्टर ने तो बड़ी समझदारी से आपको दी, आपको पूरा एग्जामिन करके कि ये वाली आपके लिए, ये आपके बच्चे के लिए। Yes. आप वाली क्रीम, आपकी एज 30 साल है, बच्चे की 10 साल है, 10 वो आप साल। कैसे लगा सकते हैं? एग्जैक्टली। तो सारी चीज़ें जो हैं ये आप देखें कि आपका डॉक्टर आपको क्या कहना चाह रहा है। अब वो पर्चियाँ ज़्यादा जा रही हैं ए क्रीम की, वो ए क्रीम सबको बेच रहा है, बी क्रीम कम है, उसका भी पूछ लेगा भाई ये बी क्रीम क्यों आ रही है। तो फॉर एग्जांपल, तो इसमें ये कि रेगुलर बेस पे अपने डॉक्टर के साथ इन बीमारियों के साथ, स्किन की बीमारियों गो के ये बहुत लॉन्ग टर्म में जो है ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। बंदा ये कहे जी कि मैं फौरी तौर पे हफ्ते 10 दिन में, महीने में ठीक होऊंगा, ऐसी बात नहीं। अच्छा, लॉन्ग टर्म चलता है इसका इलाज? लॉन्ग टर्म चलता है और इसका फिर ख्याल करना पड़ता है, लोग थक जाते हैं। चंबल तो 20-20 साल के मरीज नहीं ठीक होते। Oh my जैसे God. मैंने बताया कि शहद जैसा पानी निकलता है, वो वेट चंबल होती है। और ड्राई चंबल में तो ऐसे ऐसे रिंग 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 पूरे जिस्म पे, और सुबह मछली जैसे चाने आपके बेड पे गिरे होते हैं, जैसे मछली के चाने आपने हाँ बिल्कुल। देखे, वैसे वो स्कैल्प पड़ा होता है। ओह माय गॉड। इतना भी लोगों को पूरा पूरा बॉडी के साथ, पूरी पूरी बॉडी के साथ, तो वो ये चीज़ें जो हैं फिर ये आपके बच्चों में पेनफुल है, बहुत पेनफुल है, irritating. लोगों की डेथ हो जाती है। Oh my मतलब God. जब ठीक ना हो रहे हो तो स्किन को इजी नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ट्रू। मतलब इसका अगर सारी स्किन निकालें तो कई किलो में वेट है इसका, पूरा जिस्म अल्लाह मियाँ ने ढांपा हुआ है हमारा। तो जो बर्न केस होते हैं उसमें देखें ना कि ऊपर वाली जेल, दूसरी जेल अगर जल जाती है, कितनी लेयर्स होती हैं? वो ये है कि पहले घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाए। अब ये हमारी प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोडक्टिव लेयर है, तो ये कि उसमें 80% के केसेस भी जो हैं वो बच जाते हैं अगर Recover आप होते टाइम पे आप चले जाएं, Exactly. ठीक है। बाहर के ममालिक में तो खैर बहुत ही इसके ऊपर काम है, उधर डेथ रेट बहुत कम कम है। है। पाकिस्तान में चूंकि बर्न केसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, चूल्हा फट गया, सिलेंडर फट गया, कुकर फट गया, तो उसमें ये है कि घर में ही लोग टोटके कर रहे हाँ, होते वो हैं। पर कोई ना कोई ट्यूब, कोई ना कुछ ना वो कुछ लगा करना शुरू है कर घर देते में, तो आप ऑलिव ऑयल लें, ठीक है। 100 ग्राम शहद, असली हो, गुड़ वाला ना हो, सही है। उसको मिक्स करके रख लें ठीक है। और ऊपर लिख के लगा दें और शीशी सामने रखें। अगर तेल का छींटा पड़ता है फ़ौरन लगाएं। फौरन लगाएं। और इसमें ना आटा लगाना है, ना टूथपेस्ट लगानी, ना आलू लगाना है। फ़ौरन टैप हमें कुछ वाटर के जलता है, हम नीचे, तो पानी टैप के- वाटर के नीचे रखें ठीक 20 मिनट तक, ओके। पानी ऊपर से गिरता रहे, ठीक है। अच्छा। तो ये आप उसका ब्लिस्टर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। और उसमें ये है कि बहुत कम हमारे मुल्क में जो है बर्न सेंटर्स हैं, तो इसकी तादाद जो है मैं समझता हूँ हमारी अपील होगी कि बहुत सारे इलाकों में, अब ये है कि खारिया में था आर्मर्ड फोर्सेस का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, अब पिम्स में है तो अब इस पे प्रेशर है, पूरा आज़ाद कश्मीर में कोई है ही नहीं,
تو لوگ آتے آتے کتنا ٹائم لگ جاتا وقت ہے. لگے تو گا کائنڈلی اس کا بھی ضرور جو ہے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہر بڑے شہر میں 2-2 3 جو ہے یہ لازمی ہونے چاہیے, کیونکہ انسان کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے جب آپ کا جسم 80-70% جل جاتا ہے, اس کا بچنا بہت مشکل ہے. فوری آپ کو جو ہے نا اس کو ٹریٹ کر برن کے اوپر ہم نے ایک خصوصی پروگرام سچ ٹی وی کا ہی کیا تھا, صحت زندگی, تو نیکسٹ سیٹرڈے کو شام 4 بجے چلے گا, ضرور دیکھیں. لوگ اس پہ بھی بات بہت کم کرتے ہیں. ہاں بھیا, اگر آپ کا جسم جل جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, فوری طور پہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا اقدامات کیے جائیں اگر کوئی انسان فیل کر رہا ہے کہ اس کو انفیکشن ہو رہا ہے, تو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ فوری طور پہ دیکھیں, ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ ٹیسٹوں کی طرف ہم نہیں جاتے. اب اگر اس کا 5-6 ہزار روپے کا, کوئی بہت بڑا ایشو نہ بن جائے تو تب ہم جائیں گے کہ اچھا جی ٹیسٹ کر لیں. نہیں, عام آدمی تو سکن کے ٹیسٹ کو سمجھے گا ہی نہیں نا, ایسے ہی تو جائے گا ہی نہیں. کلچر وہ سمجھے گا ہی نہیں, کلچر کیا کرانا ہے. اب ٹائفیڈال ٹیسٹ جو ہے وہ کینسل ہو گئے ہیں دنیا میں, ٹھیک ہے, اس کا بھی بلڈ کلچر آ گیا, وہ اس کی 3 سے 5 دن میں رپورٹ آتی ہے. اچھا, اب لوگ ابھی بھی ٹائیفائڈ اور وڈال ٹیسٹ کرا کے لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں, حالانکہ WHO نے اس کو کینسل کر دیا, ختم کر دیا. ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں ابھی بھی لیبارٹریاں لوگوں سے پیسے لے کے وہ ٹیسٹ, لوگ اویئر نہیں ہیں, اس اویئر نہیں ہے. تبھی تو بتا رہے ہیں کہ آپ اگر آپ کو بار بار بخار آتا ہے, آپ کو بار بار ٹائیفائڈ ہوتا ہے, بلڈ کلچر کروائیں آپ. تھوڑا سا وہ مہنگا ٹیسٹ ہے اس سے, مگر یہ کہ ایک چیز تو سامنے آ رہی ہے. ضروری ہے. آخر میں کیا پیغام دیں گے صحت مند زندگی کے لیے, کیا ایڈوائز کریں گے, کون سی ضروری بات بتائیں جی گے؟ میں اس میں یہ ہے کہ چھوٹی سی بھی اگر آپ کو ایچنگ آتی ہے آپ کی باڈی میں, کہیں پہ بھی آتی ہے, تو فوری طور پہ اس کا سدے باب کریں. اگر آپ اگنور کریں گی تو یہ چیز پھیلتی چلی جائے گی, اور اسکن کی بیماری جیسے میں نے بتایا کہ یہ پھر ٹائم بہت لے جاتی ہے. اگر ارلیئر ٹائم پہ آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں, اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے اس کو کرتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت ناظرین, آئی ہوپ کہ آپ لوگ جان چکے ہوں گے کہ فنگل انفیکشن جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے, اس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں, اور اس کی وجوہات کیا ہے, اس کا جو مؤثر علاج ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اب تک یہ چیزیں سمجھ لگی ہوں گی, اور احتیاط جو ہے وہ کتنی ضروری ہے یہ بھی آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. دیکھیں ناظرین, اگر ہم اپنی جلد کی حفاظت کرتے ہیں, صاف صفائی کا خیال رکھتے ہیں, اپنے جو ناخن ہیں ان کو ہم صاف صفائی کا خیال رکھتے ہیں, بالوں کی صفائی رکھتے ہیں, اوور آل جو ہماری روزمرہ جو ہمارا ایک لائف سٹائل ہے اس کا اگر ہم خیال رکھتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہم فنگل انفیکشن کیا ہے جیسی اور بہت ساری بیماریوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں, اور اپنا خیال رکھنا ہی سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کو ناظرین علامات ظاہر ہوتی ہیں تو خدا را آپ دیر نہ کریں, اب گھریلو ٹوٹکے نہ اپلائی کریں, فوراً سے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر سے رجوع کریں, اپنے جو ٹیسٹ ہے وہ کروائیں, اور پر وقت جو علاج ہے اس کو یقینی بنائیں, بیکاز جہاں ہے تو جہاں ہے. صحت مند زندگی جو ہے وہی ضروری ہے اگر آپ نے اس دنیا کی خوبصورتی اور رونقوں کو دیکھنا ہے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.